सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज़ उर्दू बाग में आपका इस्तकबाल है। आदाब अर्ज़। मेरा नाम परवेज़ आलम है और आज मेरी मेहमान ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मुनीर नियाज़ी का शेर बहुत ही मुनासिब लगता है। छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। नूर ज़हीर की शख्सियत इस शेर की गज़ब की अक्कासी करती है। खुशकिस्मती देखिए कि आँख खोलते ही उन्हें हिंदुस्तान की अजीम अदबी विरासत नसीब हुई। आपके वालिद सैयद सज्जाद ज़हीर उर्फ बन्ने भाई तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन या PWA के बानियों में शुमार किए जाते हैं। सज्जाद ज़हीर ने उर्दू की बेहतरीन कहानियाँ लिखी और एक बहुत ही मुतनाज़ा किताब अंगारे का हिस्सा बने। नावल निगारी भी खूब की है। 1951 के रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में फैज़ अहमद फैज़ के साथ आपको जेल भी जाना पड़ा। नूर की वालिदा रज़िया सज्जाद ज़हीर ने भी बहुत ही शानदार अफसाने लिखे हैं। अंग्रेज़ी और दूसरी आलमी ज़बानों के शाहकारों के उर्दू में तर्जमे किए हैं। इन दोनों के कंटेम्प्रेरीज या हम असरों के ज़रा नाम सुनिए। प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, रशीद जहां, ख्वाजा मद अब्बास, कृष्ण चंद्र, अहमद अली, महमूद ज़फ़र, फैज़ अहमद फैज़, राजेंद्र सिंह बेदी, जोश मलिहाबादी, असरारुल हक मजाज, अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुर्रतुल ऐन हैदर, रामधारी सिंह दिनकर, कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई। एक लंबी फहरिस्त है उन अदीबों की जिनका सज्जाद ज़हीर और रज़िया सज्जाद ज़हीर से मिलना जुलना था, दोस्ती थी। इस्मत चुगताई मेरी बड़ी बहन जो है उनमें और मुझ में 10 बरस का फ़र्क है, नादरा और मुझ में। नादरा ज़हीर बब्बर और आप में जी। नूर ज़हीर 10 साल का 10 साल का फ़र्क है और हम लोग एक ही स्कूल में थे, लामार्ट नियर लखनऊ में। तो ये 10th में थी, हम 2nd में थे। तो 2nd से हम लोगों का ब्लेज़र शुरू हो जाता था, कोट। तो अब अम्मी ये चाह रही थी कि इनका पुराना नादरा का रखा हुआ था तो वो हम 2-3 साल निकाल दें पहन के, तो फिर हमें नया दिलाया जाए। अब हमें पहली बार ब्लेज़र मिल रहा था तो हम कहाँ पुराना पहनने वाले। तो हम अम्मी ने, इस्मत खाला आई हुई थी, उनको कहा कि इस्मत आपा आप इसको समझा दीजिए क्योंकि ये आपकी बात बहुत मान रही है आप इसको समझाइए कि ये पुराना कोट पहन ले। तो इस्मत खाला मुझे कहती है, नूर इधर आओ बेटा। अपनी गोद में बिठाया मुझे, कहती है ऐसा है नूर, पुराना कोट जिंदगी में हरगिज मत पहनना निमोनिया में मर जाना। कान भर दिया आपके लेकिन हरगिज ना पहनना। और अम्मी ने अपना माथा पीट लिया, कहने लगी क्या है इस्मत आपा, आपको समझाने के लिए कहा, आपने उल्टे उसको चढ़ा दिया, अब तो कभी भी नहीं पहनेगी और आपने नहीं पहना? नहीं पहना, मैं नया लिया इस्मत चुगताई और नूर ज़हीर। नूर ज़हीर के साथ मेरी आज की इस गुफ्तगू में बहुत से वाक़यात और शख्सियात का जिक्र होगा। कुछ जिक्र उनकी किताबों का भी होगा। नूर ज़हीर खुद एक शोहरत याफ्ता कहानीकार हैं, तर्जुमे करती हैं, थिएटर की दुनिया में सरगर्म हैं और अभी आपने सन 2020 में लंदन में सुकूनत इख्तियार की है। सन 2020 में ही आपने BBC उर्दू के लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर यावर अब्बास साहब से शादी की। इधर शादी हुई और उधर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अखबारों ने सुर्खियां लगा दी, 100 साल के यावर अब्बास ने कोविड लॉकडाउन शुरू होने से पहले शादी की। इस साल यानी कि सन 2024 के अक्टूबर माह में यावर अब्बास साहब माशाल्लाह 104 साल के हो जाएंगे। जाहिर है यावर अब्बास साहब के साथ इस मोहब्बत के हवाले से भी बात होगी। तो आइए अब आज के इंटरव्यू की जानिब आते हैं। नूर ज़हीर से मैंने सबसे पहले एक बड़ा मासूम सा सवाल किया कि आपके वालिद का पूरा नाम सैयद सज्जाद ज़हीर है, लेकिन आज भी अदबी दुनिया के लोग उन्हें बन्ने भाई के नाम से याद करते हैं। तो ये बन्ने भाई का किस्सा क्या है? ऐसा वो खुद ही बताया करते थे, बल्कि हमारी बड़ी फूफी बताती थी कि जब वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, जब पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद, तो वो इतने खूबसूरत थे कि लोग कहते थे कि जब ये दूल्हा बनेगा
तो इसको सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये यूं ही बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उसमें से बनना, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दूल्हे के लिए, यूपी में खास, जी यूपी में खास करके, तो वो बनना से बनने हो गए। हाँ, ये बात कहीं नहीं मिलेगी मुझे पढ़ने के लिए कि आखिर बन्ने भाई क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जिसको देखो उनको बड़े, आज की तारीख में भी मैंने देखा, नौजवानों से बात करता हूँ, वो कहते हैं वो बन्ने भाई का जो कंट्रीब्यूशन, मैंने बन्ने भाई कौन? सज्जाद ज़हीर साहब का जिक्र है। 1905 में सज्जाद ज़हीर साहब की पैदाइश हुई और 1973 में वो चल बसे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से तकरीबन 1924 के आसपास जी। तो फिर वो लंदन किस सिलसिले में गए थे, ऑक्सफोर्ड किस लिए गए थे? उनके अब्बा ने ये तय किया, सर वज़ीर हसन ने, कि वो बार एट लॉ करें। यानी कि आपके दादा? जी, मेरे दादा ने। और बार एट लॉ के लिए ज़रूरी होता था कि ग्रेजुएशन यहाँ से किया हुआ हो, मतलब लंदन से या ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से। तो उसके लिए वो फिर यहाँ आए और यहाँ आकर के फिर उन्होंने 2 बरस पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड में तो उनको टीबी हो गई थी। हाँ, ये बहुत ही अजीब और बड़ा तकलीफ का मामला है कि वो पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और उनको ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो जाती है। और उस जमाने में टीबी को बहुत संजीदगी से लिया जाता था, बहुत मूजी मर्ज, खतरनाक बीमारी कहलाती थी। उसके लिए वो फिर स्विट्जरलैंड जाते हैं, इलाज कराने भेजे गए जी। इलाज वहीं हुआ, वो वहाँ सैनिटोरियम में रहे कोई 5 महीना। उसकी वजह से ये हुआ कि उनका 1 साल यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में ज़ाहिर है ज़ाया हुआ। फिर आके उन्होंने यहाँ पे पूरा किया अपना बीए। मैं माफ़ कीजिएगा, एक बात जहन में आती है, भाई मैं तो बहुत ही एक ऐसी बैकड्रॉप से आता हूँ कि मैं तो कभी लंदन के बारे में भी नहीं सोच सकता था, और मैं यहाँ बन्ने भाई का जिक्र सुन रहा हूँ, सज्जाद ज़हीर साहब का जिक्र सुन रहा हूँ, उस समाजवाद के उस बड़े लीडर का और बड़े राइटर का जिक्र सुन रहा हूँ जो ऑक्सफोर्ड आते हैं। तो जाहिर सी बात, ये बहुत खाती पीती बैकग्राउंड से आ रहे हैं आपके वाले साहब। जी हाँ, ये इसको लेके वो हमेशा थोड़ा सा शर्मिंदा भी रहते थे और मैं एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, मेरी माँ के साथ वो अपना हाथ कभी कभी मुकाबला करते थे। मेरी माँ का हाथ बहुत ही मज़दूरों के किस्म का चौड़ा, मतलब औरतों का जैसे नाजुक सा हाथ होना चाहिए वैसा नहीं था, और अब्बा का बहुत नाजुक लंबी लंबी उंगलियां और वैसा। तो कहते थे देखो मेरा हाथ देख के लगता है मैंने कभी ऑनेस्ट वर्क आई हैव नेवर डन जबकि तुम्हारा हाथ कितना खूबसूरत हाथ है। तो बहुत मतलब आपके जो दादा हैं वो खूब पैसे वाले थे? जी, बहुत पैसे वाले भी थे और वैसे तो रसूख भी था। हाँ, जमींदारी भी थी पुरानी। पहले जज होने से पहले वकील, बहुत कामयाब वकील थे। पूरा नाम याद दिलाइए। सर वज़ीर हसन। तो सोचिए, इतना पैसा है कि वो अपने बेटे को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं पढ़ने के लिए, और फिर बेटा बीमार हो जाता है, टीबी हो जाती है, यानी जिक्र हो रहा है यहाँ पे सैयद सज्जाद ज़हीर साहब का। तो इलाज के लिए, यानी इलाज ऑक्सफोर्ड में या यूके में नहीं हो सकता था उस जमाने में, उनको भेजा जाता है स्विट्जरलैंड जी, और फिर वहाँ उनका इलाज होता है जी। और उसके बाद ठीक होके वो वापस आए लंदन। उन्होंने पूरा किया अपना बीए और ग्रेजुएशन, और फिर वापस गए वो 4 महीने की शायद छुट्टियां मनाने, कि फिर आके बार एट लॉ ज्वाइन करेंगे। उस 4 महीने में उन्होंने तीन अपने दोस्तों के साथ मिल करके वो किताब लिखी जिसका आपने अभी जिक्र किया, अंगारे। और वो किताब मतलब मिनटों में इस तरह से बैन हुई कि कहते हैं कि 1.5 महीना वो 1.5 महीने में जिन लोगों को दे दी गई वो या खरीद ली उन्होंने, उनके पास तो बची रही, बाकी सब उसको जलाया गया। हाँ, तो बात कर लेते हैं फिर, अंगारे की बात कर लेते हैं। अंगारे में ऐसा क्या मतलब अंगारा खेज था कि पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई? और हिंदुस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अनडिवाइडेड हिंदुस्तान है, पार्टीशन नहीं हुआ है। अंगारे में 10 कहानियां हैं, अफसाने हैं। और वो 10 के 10 मुस्लिम समाज पे हैं। और उसमें ये सब सवाल उठाए गए हैं कि क्यों इस तरह के क्या कहेंगे उसको, इतनी पुरानी आर्केक लॉज क्यों अभी तक जिंदा रखी गई हैं, क्यों औरत का निकलना बंद है। उसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर रशीद जहाँ की 2 कहानियाँ हैं, एक कहानी और एक नाटक है उनका, पर्दे के पीछे उनका नाटक है। उसमें उन्होंने वो चीज़ें कही हैं, क्योंकि वो डॉक्टर थी
और वो घरों के अंदर जा सकती थी जहाँ पर शायद सज्जाद ज़हीर को या दूसरे लोगों को इजाज़त ना होती, तो वो उन्होंने जो पर्दा खोला है उससे भी बहुत ज़्यादा अंदर किस तरह का जुल्म चल रहा है औरतों पर, जिसकी हम बात ही नहीं करते। तो ये बात है 1932 की। जी जी। तो जब वो यानी कुछ महीनों के लिए वापस आते हैं जी भारत, वापस आते हैं सज्जाद ज़हीर साहब जी। और अभी एक तरह से पूरा उनको कोर्स भी नहीं हुआ है। हाँ। और ये किताब मंजर आम पे आ जाती है, अंगारे नाम की। जी। और इसमें कौन कौन शामिल थे, वो जो नाम मुझे याद दिलाइए। एक जी, तो महमूद ज़फ़र साहब, डॉक्टर रशीद जहां और अहमद अली साहब, और सज्जाद ज़हीर साहब तो उसमें हैं। अब्बा की 5 कहानियां हैं, अहमद अली साहब की, महमूद ज़फ़र की 1 और 2, और एक अब्बा की कहानी है, उसका बड़ा जिक्र आता है, गर्मियों की एक रात, गर्मियों की एक रात, और जन्नत की बशारत और दुलारी, दुलारी, और नींद नहीं आती जी, और फिर उसके बाद में रशीद जहां, दिल्ली की सैर। ये मामला था जिसको ज्यादा हंगामा हुआ। वन एक्ट प्ले था शायद उनका। जी, वन एक्ट प्ले था उनका, पर्दे के पीछे। हाँ, जिसको लेके बहुत हंगामा हुआ था, पर्दे के पीछे। जी जी। हाँ, वो मेरे ख्याल से बाद में छपा भी है, बिहाइंड द वेल करके। हाँ, वन एक्ट हाँ, प्ले। हाँ जी। गजब के लोग हैं, यानी जैसे रशीद जहां। बिल्कुल। और ये रशीद जहां जो हैं वो अलीगढ़ से आती हैं जी। और अलीगढ़ में ये बेटी है शेख अब्दुल्ला और उनकी बीवी, उन्होंने दोनों ने मिलके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो विमेंस कॉलेज पे आज जो हम देखते हैं, उसकी बुनियाद रखी। एक स्कूल की शक्ल में वो शुरू हुआ और औरतों की एजुकेशन के हवाले से गजब का पायनियर काम था वो, अलीगढ़ में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी। उनकी बेटी फिर एक ऐसी चीज लिख देती है जो खास तौर पे मुल्ला लोगों को पसंद नहीं आती, मजहबी लोगों को। जी, मजहबी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, घरों में बंद कर दिया जाता है। हाँ। इसमें चुगताई अपनी सवाने हयात में ऑटोबायोग्राफी में लिख रही हैं कि मेरी जो तब्दीली शुरू हुई वो जब मुझे 15 बरस की उम्र में अंगारे हाथ लग गए, तो हम लोगों ने छुप के रज़ाइयों के नीचे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में, गर्ल्स कॉलेज के, वहीदिया जो गर्ल्स कॉलेज है, हाँ, उसके रज़ाइयाँ और मोमबत्ती जला के उसको पढ़ा, क्योंकि इजाज़त नहीं थी उसको पढ़ने की। अरे उसकी तो बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ अंगारे की। और बल्कि एक बात ये भी है कि दरअसल आज जब डिबेट होती है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के हवाले से, तो ये समझा जाता है कि ये वो शुरू के वाक़यात हैं पार्टीशन से पहले। जी। ये कुछ 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बाकायदगी से तारीख़ी किताबों में और सियासत की किताबों में भी नोट किए गए। और उनमें से एक ये भी है कि अंगारे किताब जब छपती है, सज्जाद ज़हीर साहब उसमें आगे हैं उसको छापने में, और एक पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो जाता है जी। और उस पूरे हंगामे में जिसमें कि लोग, यूँ समझ लिए कि दंगे फसाद वाला माहौल है और लोग उनके खून के प्यासे हैं। और जहाँ तक मुझे याद इस सेंस में पड़ता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, माफ़ी नहीं मांगते लोग, नहीं, कभी नहीं माफ़ी मांगी है। बिल्कुल। उसके बाद भी जो आर्टिकल इन लोगों ने जवाब में लिखा, चारों ने साइन करके, उसमें यही है कि हम लोग ना शर्मिंदा हैं ना माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये बातें कहने की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि हम लोगों ने शायद वक्त से पहले कह दी, लेकिन इन बातों को कहना ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं और उनकी दिलचस्पी है तो अंगारे फिर बाद में छपी है किताब। जी जी बिल्कुल। और मैंने ये कोशिश करके हिंदी में उसका तर्जुमा किया। अरे वाह। और अब हिंदी में भी आ गई है। जी बिल्कुल। आपका अनुवाद, आपका तर्जुमा है उसमें हिंदी में? जी, मेरा तर्जुमा। नाम क्या है उसका? वो अब्बा और अम्मी के कलेक्टेड वर्क्स छापे हैं मैंने 4 वॉल्यूम्स में। नाम बताइए। जी, वही प्रतिनिधि कहानियां सज्जाद ज़हीर की करके, लेकिन मैंने उसमें ये हवाला दिया है कि मैं थोड़ी सी ये ले रही हूँ छूट कि रशीद जहां की और महमूद ज़फ़र की और अहमद अली साहब की भी कहानी शामिल कर रही हूँ। ये किसने छापा है? ये राजकमल? नहीं, राजकमल नहीं, मेधा बुक्स ने। मेधा बुक्स ने ये 4 हिस्सों में आपकी हिंदी में किताब शाये की है, प्रकाशित की है, और जिसमें प्रतिनिधि कहानियां और बातें जिक्र। जी जी। अब्बा की बहुत अहम किताब उसमें है, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, तो वो भी उसमें शामिल की है, क्योंकि वो भी उर्दू। अच्छा, अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ है अंगारे का, तो और कहानियों का भी ट्रांसलेशन हुआ है। तो जिन लोगों की दिलचस्पी है वो अंग्रेजी में भी देख सकते हैं और जानने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए ये वो किताब है जिसने एक तहलका मचा दिया, और शायद कहीं ना कहीं ये बुनियाद भी बनी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की। तो जाहिर सी बात है, जो वालिद साहब हैं सज्जाद ज़हीर साहब के,
जो मशहूर आदमी हैं, अंग्रेज उनकी इज्जत करता है, उनको देख के खड़ा हो जाता है, उनसे बात करता है, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा। आप सज्जाद ज़हीर साहब के लिए भी मुश्किल हो गया होगा हिंदुस्तान में, तो क्या करते हैं फिर? तो फिर दादा ने उनको समझाया बुझाया कि भाई यहाँ पे रहना तुम्हारा मुश्किल है। आपके अब्बा को? जी, सज्जाद ज़हीर साहब को। हाँ, तो 33 में वो वापस आए यहाँ पर। हाँ, 1933 1933 में फिर वो लिंकन से वापस आ जाते हैं अपनी वकालत करने के लिए, वकालत पूरी करने के लिए बार एट लॉ। फिर वो पूरे करने के दौरान ही बल्कि उनको वो अटेंड करते हैं पेरिस में राइटर्स मीट, और उसमें मुल्क राज आनंद जो मशहूर राइटर हुए हैं, चचा भी शामिल है। अच्छा, मुल्क चचा कह देती हैं आप? मैं तो सोचता हूँ कि कैसे खुशनसीब खानदान है आपका जिसमें कि मुल्क राज आनंद को आप मुल्क चचा कह देती हैं। वाह वाह वाह। तो ये दोनों भेजे जाते हैं यहाँ की ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि उसको अटेंड करो। राइट। तो ये लोग जब अटेंड करते हैं, उसका मेरे अब्बा ने खुद भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि मेरे जहन पे बहुत असर हुआ कि यहाँ पर अभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के आसार लग रहे हैं और राइटर्स इतना कुछ कर रहे हैं, और हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई इतने दिनों से चल रही है और हम लोग एक जा नहीं हुए। तो वहाँ से प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की शुरुआत होती है, और ये लंदन में होती है। ये लंदन, और लंदन में एक नैनकिंग नाम का रेस्टोरेंट जिसको एक चीनी शख्स चलाते थे। हाँ हाँ। ये बताइए, आप तो जा चुके हो? मैं जाके देखा मैंने, और बहुत मतलब कुछ हद तक, हालांकि अब्बा इस बात पे नाराज होते, लेकिन मेरी आंखें नम हो गई कि यहाँ पे मेरे वालिद बैठा करते थे और यहाँ पे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का मैनिफेस्टो लिखा गया। तो वहाँ की सिटिंग्स में, और वो जो चीनी साहब थे वो इसलिए मेहरबान थे, पता नहीं क्यों मेहरबान थे, कि लोग चाय पे चाय पीते रहते थे, इनको उठाते नहीं थे, भाई बहुत बैठ लिया आप जाइए। और उस जमाने में वो जो गली थी जो डेनमार्क स्ट्रीट, उसमें आमतौर पर इस तरह का माहौल भी था कि लिखने पढ़ने वाले आते थे। जैसे कि पेरिस में मोमार्ट एक स्ट्रीट कह जाती है, वहाँ पे लिखने पढ़ने वाले पेंटर सब अड्डा जमा हुआ है। यहाँ पे भी अड्डेबाजी हो रही है, हुकूमत के खिलाफ साजिशें भी हो रही है, बातें भी हो रही है, और उसमें सज्जाद ज़हीर साहब भी एक्टिव हैं। और सब ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। कौन कौन लोग शामिल थे उसमें? उसमें हती सिंह जी, जिन्होंने बाद में कृष्णा पंडित से शादी हुई उनकी, मोहम्मदीन तासीर, डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर, जो फैज़ अहमद फैज़ साहब से जिनकी रिश्तेदारी इस सेंस में है कि दो बहनें, एक की शादी तासीर साहब से हुई, एक की शादी फैज़ साहब से हुई। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो, और 5वें थे ज्योतिर्मय घोष। वाह, क्या साहब, ये लेजेंड्स हैं। इनके बारे में तो किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत जिक्र हुआ है। तो ये जो रेस्टोरेंट है, बाय द वे, अब वो रेस्टोरेंट तो नहीं है। एक हमारे बीबीसी के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, एंड्रू वाइटहेड, हिंदुस्तान में काम भी किया उन्होंने बहुत। एंड्रू वाइटहेड ने सब इस पे इन्वेस्टिगेशन किया कि आखिर ये है कहाँ नैनकिन। तो जहाँ वो बताया जाता था वहाँ पे तो नहीं है, इसलिए कि कुछ चीज़ें बदली हैं। तो अब उसका एड्रेस है नंबर 4 डेनमार्क स्ट्रीट, डेनमार्क। हाँ। और जहाँ ये नैनकिन रेस्टोरेंट होता था वो रीजेंट साउंड स्टूडियोज़ मेरे ख्याल से कहलाता है, और वहाँ गिटार की, इनकी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिकती हैं। नीचे बेसमेंट है और उसमें बार भी है, लाइव म्यूजिक भी होता है। नंबर 4 डेनमार्क स्ट्रीट है, ये है जहाँ पे तरक्की पसंद जो तहरीक है उसकी बुनियाद पड़ी। अच्छा, उसके बाद फिर ये वापस आ जाते हैं सज्जाद ज़हीर साहब? जी, फिर होकर के वापस आते हैं, और दादा तब तक रिटायर हो चुके हैं, चीफ जस्टिस अवध थे वो, तो वहाँ से रिटायर हो गए हैं, और अब लखनऊ में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि जज, जहाँ पे जज था वहाँ पे लॉ नहीं कर सकते, तो वो इलाहाबाद चले जाते हैं। अच्छा। और इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सज्जाद ज़हीर भी, अब्बा भी वहाँ रहना शुरू करते हैं, उनके साथ उनके जूनियर की तरह काम करते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि मैं कहती चलूँ कि वो 3 मुकदमों के बाद वो दादा को कहते हैं कि बहुत झूठ बोलना पड़ता है वकालत में। तो मुझे नहीं पता कि दादा नाराज हुए या गुस्सा हुए, लेकिन वहाँ से वो अलग होना। लेकिन ये तय बात है कि जो वकील लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं
वो थोड़े से वो बिगड़ेंगे ज़रूर कि इस तरह से कैसे जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। बहरहाल कुछ वकीलों को बहुत झूठ बोलना पड़ता है। और उसी वक्त देखिए, वक्त भी देखिए, उस वक्त इलाहाबाद में फिराक गोरखपुरी मौजूद हैं। जोश मलियाबादी बहुत आते जाते रहते हैं और उनकी फिराक साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वहीं ठहरते हैं। और अब्बा वहीं पर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। अरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक मरकज था, एक तरह से। प्रोफेसर झा वहीं हैं, लिटरेरी कल्चरल मुखर्जी वहीं हैं। तो वो सारे लोग मिलकर के उनसे अब्बा बात करना शुरू करते हैं, और ये राय बनती है कि इस मैनिफेस्टो को बड़े बड़े राइटर्स को अलग अलग शहरों में भेजा जाए और फॉलो अप प्रोग्रेसिव करें। राइटर्स का जो मूवमेंट है, जी, प्रगतिशील लेखकों का जो मंच है और जो तरक्की पसंद तहरीक कहलाती है उर्दू अदब में, जी, उसका जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, जी, वो भेजा गया सारे बड़े भेजा गया लिखने वालों को। और उसको फॉलो अप किया सज्जाद ज़हीर ने। उस फॉलो अप करने में लाहौर में फैज़ से मुलाकात हो रही है। और अच्छा, फैज साहब से यहाँ मुलाकात होती है? जी, असल में अमृतसर में जहाँ महमूद जफर साहब फैज साहब पढ़ाते थे। जी, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। महमूद जफर साहब वाइस प्रिंसिपल थे, और मोहम्मद दीन साहब, तासीर साहब, और कुछ दिनों के लिए सादत हसन मंटो भी वहाँ पढ़ने गए थे। जी जी जी, जी अमृतसर में। वो कहा जाता है कि वो शागिर्द थे फैज साहब के। जी, हो सकता है, नहीं, वो कहा जाता है। हालांकि मंटो जरा चिढ़ते थे इस बात से, खैर उसको छोड़ देते। तो वहाँ पर बात होती है और फैज़ बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं मूवमेंट के। और फिर फैज़ साहब ही राय देते हैं कि लाहौर चलें, और कृष्ण चंद्र वहाँ पे लिखना शुरू हो गए हैं, राजेंद्र सिंह बेदी वहाँ पे लिख रहे हैं। तो उन सब लोगों से मुलाकात करते हैं। तो वहाँ पे मुलाकात होती है, और यहाँ वो ये तय होता है कि लखनऊ में अप्रैल 9 और 10 को 1936 में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए। वो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे रखने का भी एक दिलचस्प ये है, बुनियाद में ये बात है कि कांग्रेस का जलसा हो रहा है। तो ये मान लिया गया कि ये लोग कांग्रेस के नज़दीक हैं, इसलिए वहाँ रख रहे हैं। वो वजह नहीं थी। वजह ये थी कि लंच कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्त मिल रहा था। तो जो राइटर्स अटेंड करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को, उनको खाना नहीं खिलाना पड़ेगा। मतलब इतनी तंगी थी पैसों की। तो उसमें ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बुनियाद फिर बाकायदगी से यहाँ उसका सेशन होता है यहाँ लखनऊ में 9 अप्रैल 1936 में। और मशहूर लेजेंडरी हमारे कहानीकार और अफसाना निगार और उपन्यासकार प्रेमचंद उसकी सदारत करते हैं। जी, क्या बात है। और मैंने ये सुना कि हिंदी के भी एक से एक जो दिग्गज हैं वो फिर बाद में उसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, अमृतलाल नागर, शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, नेवी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर वगैरह, उपेंद्र नाथ तश्क, उनका तो जिक्र है कि वो तो उर्दू हिंदी दोनों में ही थे, बल्ला सानी जी, ये सब लोग शामिल हो जाते हैं। जी, उसके बारे में आप कुछ और रोशनी डाल सकती हैं कि इस वक्त आपकी अम्मी कहाँ थी? यहीं इनके साथ नहीं, अम्मी से तब तक शादी नहीं हुई थी। ये 36 में हो रहा है, 36 और 37 का जो आप लोगों का जुड़ना जो आप ये कर रहे हैं। 38 में अम्मी से शादी होती है अब्बा की। और डॉक्टर रशीद जहाँ ने बहुत दिलचस्प लिखा है कि मेरे दिल में बहुत कोफ्त हुई कि बन्ने जो हैं वो अरेंज मैरिज कर रहे हैं। तो वो दादी की लगाई हुई शादी थी। दादी गई थी अजमेर ज़ियारत के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज, और वहाँ पर अम्मी से मुलाकात हुई, मतलब अम्मी के अब्बा से, हमारे नाना से। मतलब सज्जाद ज़हीर साहब की जो वालिदा हैं वो अजमेर जाती हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में। मुझे लगता है मन्नत मांगती हैं और पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। तो वो क्यों, हमारे नाना जो थे वो ट्रस्ट पे थे अजमेर के, ख्वाजा गरीब नवाज के। और वो क्या कॉम्बिनेशन है सोचिए। मतलब मज़ेदार एक बात बताऊं, वो सैयदों में दादा से ऊंची फैमिली थी। तो दादी बहुत चाहती हैं, और दादी, मुझे लगता है दादी को फिक्र भी रही होगी कि लड़का बिल्कुल गुमराह होता जा रहा है। हाँ। तो अंगारी जैसी किताब छाप दी, तो शादी अच्छी सी लड़की से हो जाए जो दीन ईमान समझती हो, जानती हो, और खैर शादी तय हो जाती है। इस तरह से रजिया, उनका नाम उस वक्त क्या था? रजिया दिलशाद।
रजिया दिलशाद निकाह होता है, दोनों में शादी होती है जी। और फिर वो रजिया सज्जा जहीर हो जाती हैं। जी, पूरा नाम तो उनका यही मशहूर हाँ, है। हाँ, इसी नाम से उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। जी, उनके लिखने के बारे में मैं आपसे ज़रूर कुछ और भी चीज़ें जानना चाहूँगा। तो अजमेर से फिर ये लोग कहाँ जाते हैं? लखनऊ? जी, पहले लखनऊ आते हैं, फिर लखनऊ में अब्बा इलाहाबाद में एक जुलूस लीड कर रहे थे, तो उसमें वो गिरफ्तार किए जाते हैं और उनको 2 साल की कैद होती है अंग्रेज़ों के उसमें। तो वो अम्मी को ये राय देते हैं, जिस पे अम्मी कहा करती थी कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत थी कि उनके जैसा शौहर मिला। वो कहते हैं तुम अपना MA पूरा कर लो। वो प्राइवेटली उन्होंने BA तक पढ़ाई की थी, तो वो पहली बार यूनिवर्सिटी में एनरोल होती हैं क्योंकि दादा वहाँ हैं, तो वो वहाँ रह सकती हैं और पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। तो आपकी अम्मी MA करती हैं? MA कर लेती हैं। क्या बात है। कहीं ना कहीं देखिए बात तो तय है कि उनके कांधों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। जी जी। अच्छा, तो ये तो कहानी यहाँ तक चलती है। फिर उसके बाद में ज़ाहिर सी बात है, मतलब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर देता हूँ कि आपके हवाले से मैं कुछ ये जानना चाहूँगा कि एक मशहूर वाक़या होता है, वो है रावलपिंडी केस। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हो जाता है जी, पाकिस्तान बन जाता है जी। अब ये कुछ लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि सज्जाद ज़हीर साहब पाकिस्तान में रहने का फैसला कैसे कर लेते हैं? नहीं, रहने का फैसला वो नहीं करते। ये लोग गलत सोचते हैं कि उन्होंने रहने का फैसला कर लिया था। ये पार्टी की तरफ से ये, और पार्टी के अंदर अब्बा बराबर मुखालफत करते रहे बंटवारे की, और लेकिन जब पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, पार्टी जब आप कह रहे हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मान लेती है कि इतना कत्ल हो रहा है, और उसमें जाहिर है क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में मारे वही ज़्यादा जा रहे हैं, तो देश का बंटवारा हो जाए तो शायद लोगों का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। तो कलकत्ता कांग्रेस होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 48 की जनवरी में, और उसमें ये फैसला होता है कि एक कॉमरेड यहाँ से भेजा जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि पंजाब में कम्युनिस्ट लीडरशिप सारी हिंदू और सिख है, उनको आना पड़ता है इधर बंटवारे के बाद, तो वहाँ पे काडर मौजूद है लेकिन लीडर नहीं है कोई। तो सज्जाद ज़हीर को चुना जाता है कि भाई आप जाइए, और उसके चुनने की बहुत ही अच्छी वजह है कि फ़ारसी और अरबी अब्बा बहुत अच्छी जानते थे, तो अगर कभी रूपोशी के आलम में रहना पड़े, जो कि रहना पड़ा, तो वो बहुत आसानी से मौलवी बन सकते थे। तो इसकी कभी नौबत भी आई? मतलब ये पुलिस से छिपे छिपे भी घूम रहे हैं इस तरह से? तो जब भेजे गए तो उस वक्त पार्टी बैंड नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन बहुत जल्दी हो गई। अक्टूबर 48 में पार्टी को बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, और गए थे 1 साल के लिए। ये बात साफ होनी ज़रूरी है कि उनका कमिटमेंट है कि मैं 1 साल में जाके वहाँ की लीडरशिप तैयार करके मैं वापस आ जाऊँगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, सज्जाद ज़हीर साहब पाकिस्तान में होते हैं 1947 के बाद में, और साहिर लुधियानवी भी चले जाते हैं और मंटो भी चले जाते हैं। तो अक्सर ये सवाल लोग हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर करते हैं, और जो तरक्की पसंद तहरीक के लोग हैं, कि ये वो लोग हैं जो एक तरह से सुतून हैं जी। मज़हब की बुनियाद पे जो मुल्क बनाने का मामला है वो किसी हद तक इनको एक्सेप्टेबल था, क्या उनको गवारा था, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता। और फिर आपको ये तो पता है कि साहिर लुधियानवी वापस आ जाते हैं, ख्वाजा मद अब्बासी ख़त लिखते हैं उनके नाम के, भाई वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त हैं, सब लोग वापस आ जाते हैं। और मंटो बेचारे मतलब चाकी भी नहीं आ पाते, परेशान रहते हैं वहाँ पे। और पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो मुझसे नाराज़ हो सकते हैं कि मैं पाकिस्तान को थोड़ा सा, उनको ऐसा लगेगा कि ऐसे देख रहा हूँ कि ये कोई मतलब माहौल साजगार नहीं था, और कहीं ना कहीं नाखुश से रहे। जोश मलिह आबादी भी किसी हद तक परेशान रहे, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है यादों की बारात में अपनी किताब में। तो मैं अब ये समझना चाहता हूँ कि सज्जाद ज़हीर साहब, आपने खुद ही रोशनी डाली कि एक वजह है जिसके तहत वो वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान में रुकते हैं, और तय ये था कि वो वापस आ जाएंगे जी। और फिर हो जाता है एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या, हादसा, केस, और उसको कहते हैं रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें सज्जाद ज़हीर साहब और फैज़ अहमद फैज़, लेजेंडरी शायर और थिंकर,
पूरे हमारे रीजन के, और भी बहुत सारे लोग हैं 10-12 जिसमें फौजी जनरल लोग हैं जी। उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क की जो हुकूमत है उसका तख्ता पलटने की कोशिश की। जी, ये ज़रा इस पर रोशनी डालिए। होता ये है उस वक्त के मेजर जनरल अकबर ख़ान जो हैं वो उस वक्त नाराज़ हैं कि कश्मीर से पाकिस्तानी फ़ौज को क्यों पीछे हटा लिया गया, कश्मीर के साथ ये ज़्यादती है, कश्मीर को क्यों टुकड़े टुकड़े किया गया। अब वो चाहते हैं कि कुछ वहाँ पे हो पाकिस्तान में जिससे कि कश्मीर का बाकी हिस्सा ले लिया जाए। वो अपने घर पे एक मीटिंग रखते हैं। फैज़, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके सुनने वाले कितना जानते हैं या नहीं, लेकिन फैज़ अंग्रेज़ों के दौर में आखिरी 3 सालों में कप्तान रहे फ़ौज में, तो उनको मालूमात भी है और फ़ौजियों के बारे में, और वो जानकारी भी है। उनसे अकबर ख़ान कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आप लोग अगर यहाँ आ जाएं, और हम लोग एक मीटिंग करते हैं रावलपिंडी में और बैठ करके ये फैसला करते हैं कि कैसे इस सरकार को गिराएं। वो जो मिलने के लिए जाते हैं, मेरा अपना ख्याल है कि मिलने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मिलने जो वो जाते हैं और वो जो लालच दी जाती है कि देखिए ये सारे लोग जो हैं पिछले 3 साल से अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जो 1 साल में ये लोग लीडरशिप तैयार कर सकते थे वो नहीं हो पाई है, क्योंकि सब काम अंडरग्राउंड चल रहा है, सब कुछ बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो ये जो लालच दी जाती है कि आपको ओवरग्राउंड आने दिया जाएगा, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान कायम करिए ओपनली और फिर यहाँ पर अपना मूवमेंट चलाइए। मेरे ख्याल से इस लालच में फैज़ और सज्जाद ज़हीर दोनों जाते हैं उनसे मिलने, और मिलने के बाद सज्जाद ज़हीर उस पूरी स्कीम को रद्द करते हैं। ये रिकॉर्डेड है कि वो कहते हैं ये नहीं कामयाब हो सकता और आम आदमी जो है वो बेवजह बहुत मारे जाएंगे इस पूरी उथल पुथल में। तो वो इनकार करके वो लोग चले आते हैं। उसी दिन वहाँ पे अकबर ख़ान के घर पर रेड होता है और ये पता चलता है कि सज्जाद ज़हीर और ये भी आए हुए थे। सज्जाद ज़हीर भी रुपोश हैं, फैज़ रुपोश नहीं है, वो एडिट कर रहे हैं एक अखबार पाकिस्तान टाइम्स। तो उन्होंने कोई उस तरह की साजिश, तो छुपा हुआ आदमी करता है, लेकिन बहरहाल उनको भी उस लपेट में लिया जाता है, ये जनरल्स भी पकड़े जाते हैं। उसमें सज्जाद ज़हीर साहब बुनियादी तौर पे डिस्कशंस में शामिल थे कि हुकूमत की कारकर्दगी से उनको शिकायत थी और उनकी कॉमरेड्स को भी बहुत ज़्यादा, लेकिन आखिरी वक्त में, आखिरी मरहले में जब जिसको साजिश कहते हैं, बगावत का वक्त आता है, वो विड्रॉ कर जाते हैं और अपने आप को उससे बाहर निकाल लेते हैं। जी, है ना, उस पूरी बिल्कुल। और वो अकबर ख़ान को भी कहते हैं कि इसको मत काम में लाओ, क्योंकि और फैज़ साहब के हवाले से भी क्या आप ये बात दावे से कह सकती हैं कि वो भी अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं? वो अब्बा जनरल सेक्रेटरी हैं, फैज़ इज़ एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हें मानना ही पड़ेगा जो फैसला जनरल सेक्रेटरी करता है। हाँ, तो जब सज्जाद ज़हीर ये फैसला करते हैं तो फैज़ चचा भी अपने आप को विड्रॉ करते हैं और दोनों वापस आ जाते हैं। और वापस आके सज्जाद ज़हीर लाहौर में जहाँ पर रुपोश हैं वहाँ चले जाते हैं, और फैज़ चचा तो ओपनली रह रहे थे, वो घर आ जाते हैं। और फिर सब रातों रात छापे पड़ते हैं, जिस कहते हैं फौजी बूट्स आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, जेलों में रख दिया जाता है और कहते हैं ना ज़बान में, जेलों में सड़ा दिया जाता है। लेकिन सज्जाद ज़हीर साहब जल्दी छूट जाते हैं। दादी की तबीयत लखनऊ में बहुत ख़राब होती है और इसका इम्कान होता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं है अब। तो वो एक, दादा का तब तक इंतकाल हो चुका है, वो एक ख़त लिखती हैं जो उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन है दिल्ली में कि इनको पेरोल पे छोड़ा जाए। ये नहीं कह रहे कि रिहा कर दीजिए, हाँ, लेकिन ये कि जो सज़ा है वो यहाँ पे मुकम्मल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मुकम्मल कर सकते हैं या फिर वापस चले जाएंगे। वापस जा सकते जी, हैं। 4 साल ये जेल में काट चुके हैं तब तक। 1951 का ज़माना है ये, क्या है? जी, 51 से लेके 55 तक, 55 हो गया है। 4 बरस ये, 2 बरस हैदराबाद जेल में और 2 बरस मच जेल बलोचिस्तान काट चुके हैं। वो जो मच जेल है वो बड़ी खतरनाक मानी बहुत जाती ख़राब जेल मानी जाती है। और मैंने बलूचिस्तान में, हाँ, जितने लोगों से बात की पाकिस्तान में, जितने लोग मिलने के लिए आए, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों में से आधे लोग तो इसीलिए उनको हीरो मानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने 2 साल निकाल लिए। हाँ।
अच्छा, फिर इधर जब वो आते हैं तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो मुल्क के वजीर आज़म हैं हिंदुस्तान में वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और वो इन सब लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो फिराक गोरखपुरी हों या जोश मलिहाबादी को तो बहुत ही चाहते थे नेहरू साहब जी। और सज्जा ज़हीर भी और ख्वाजा अहमद अब्बास भी, ये सब उनके चहीते लिखने पढ़ने वाले लोग बाग हैं नेहरू के। तो हाथों हाथ नेहरू साहब उनको दे देते हैं शहरियत हिंदुस्तान की? नहीं, फौरन नहीं मिलती, 2 बरस लगते हैं शहरियत मिलते मिलते। उसके बीच में कई अर्जियां जाती हैं। मेरी माँ बहुत कोशिश करती हैं कि इनको ना भेजा जाए दोबारा। और बुनियादी एक फ़ैसला ये होता है कि कुछ एक्सचेंज हो सके, अगर कुछ कैदी यहाँ के और कुछ वहाँ के, अगर ये करा जा सके तो वो पंडित नेहरू वर्कआउट करते हैं। अच्छा। और उसके तहत फिर ये होता है। और ऐसा मेरी माँ कहा करती थी ये बात मुझे तो बहुत मजाक की लगती है कि मेरी पैदाइश के चौथे दिन अब्बा को शहरियत मिली तो वो एक तरह से मुझे मानती हैं कि इसका कदम पड़ा घर में तो यूँ मामला, ये बड़ी प्यारी बात बताई आपने। और जाहिर से वो कुछ कैदी एक्सचेंज हुए होंगे आपके वाले साहब के यहाँ सेटल होने के लिए। चलिए, उनका भी भला हुआ और इनका भी भला हुआ। और फिर बन्ने भाई यानी कि सज्जा ज़हीर साहब यानी कि आपके वाले साहब फिर बाकायदगी से हिंदुस्तान में अब यहाँ रहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर वो बागडोर संभालते हैं। जी बिल्कुल। 55 में वो लौट आते हैं। 56 में इलाहाबाद में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको कि वो अटेंड करते हैं एज ऑर्डिनरी मेंबर तो वो नामवर सिंह ने बहुत अच्छा अपने उसमें लिखा है कि उनको किसी ने दिखाया कि वो जो सामने बैठे हुए हैं वो बन्ने भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर ये अगर सज्जा ज़हीर है तो ये डायस पे क्यों नहीं है ये यहाँ क्यों बैठे नीचे तो बताते हैं कि अभी इनको शहरियत नहीं मिली है तो इसलिए ये ओपनली नहीं कर सकते। एक बात मैं और जानना चाह रहा था कि जब ये रावलपिंडी केस होता है और सज्जा ज़हीर साहब और फैज़ अहमद फैज़ कैदी हैं पाकिस्तान की अदालत में और ख़तरनाक तरीके से सज़ाएं काट रहे हैं दोनों, और अदालती मामला है वो वहीं पे चल रहा है, आपकी वालदा यानी कि रज़िया सज्जा ज़हीर कहाँ है इस वक्त? अम्मी लखनऊ में हैं और अम्मी ने ये बात उन्होंने ख़ुद लिखी भी है। उन्होंने शुरू से मुखालफत की थी कि अब्बा को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, 1 बरस के लिए भी नहीं। लेकिन वो लखनऊ में रहती हैं। लखनऊ में करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है, तो उसमें वो उनको जॉब मिल जाती है लेक्चरर की। वो एमए हैं उर्दू में, तो बीए को इंटर और बीए को वो उर्दू पढ़ाती हैं और बहुत हर दिल अजीज़ टीचर हो जाती हैं। मतलब अभी तक उनकी पढ़ाई हुई स्टूडेंट्स मुझे मिलती हैं जो उनकी तारीफ़ें करती हैं और वो बाकायदगी से लिखना शुरू करती हैं। तो और दूसरी और चीज़ है कि वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन लखनऊ में उसकी बागडोर संभाल लेती हैं और उसकी बाकायदा मीटिंग्स करना। और ये बल्कि मैं उनसे बाद में ये बात किया करती थी कि आप इतना काम कैसे करती थी। एक तो ये कि वहाँ पढ़ा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं बाकायदा, फिर PWA का काम चला रही हैं, फिर कम्युनिस्ट पार्टी बीच बीच में कह देती है ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, तर्जुमा कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो सारा कर रही हैं आप। तो कैसे? और फिर 3 बच्चे पाल रही हैं। मैं तो नहीं थी उस वक्त, लेकिन 3 बेटियाँ थीं तो उनको पढ़ा रही हैं, बड़ा कर रही हैं अकेली। कमाल है सब। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना अनसंग हीरो रह जाते हैं, हालांकि आपकी वालदा का जिक्र हर जगह आता है और एहतराम से लोग सर झुकाते हैं। रज़िया सज्जा ज़हीर का जहाँ नाम आता है, गज़ब का कंट्रीब्यूशन है लोगों का, इसलिए कि लोग तो ये देखते हैं कि साहब ये बड़ा प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है और बन्ने भाई हैं, सज्जा ज़हीर साहब हैं, बहुत सारे मर्दों के नाम आते हैं, लेकिन जो औरतें हैं पीछे छिपी हुई, लोगों की बीवियाँ हैं, लोगों की पार्टनर्स हैं,
और फिर ये तो काम करने वाले लोग हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि एक तरह से घर बार चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी अम्मी के कांधों पे आ जाती है। जब सज्जाद जहीर साहब वहाँ जेल में बंद है पाकिस्तान में रावलपिंडी केस में। इसलिए मुझे लगा कि मैं ज़रूर जानूँ। और यहाँ अब अम्मी के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करते चलते हैं। तो अम्मी ने फिर यहाँ खूब कहानियाँ वगैरह लिखनी शुरू की और तर्जुमा बहुत करती थी, मैंने सुना। कहानियाँ खूब, तर्जुमे उनको बहुत मज़ा आता था। मतलब 40 के करीब उनकी किताबें हैं तर्जुमे की। और अंग्रेजी से की उन्होंने? अंग्रेजी से, उर्दू में करती थी और बहुत शौक से। मतलब सिर्फ ये कि उससे नेशनल बुक ट्रस्ट वगैरह से पैसे मिल जाते हैं ये नहीं, लेकिन ये कि उनको मज़ा आता था बहुत करने में। उन्होंने बहुत नायाब काम किया उसमें। मुल्कराज आनंद साहब की किताबों का उन्होंने तर्जुमा किया अंग्रेजी में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नायाब काम है अपने वक्त का, इसलिए कि उस वक्त का काम है, पुराना काम है। ये तो कमाल की चीज़ें हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे और समझना चाहता हूँ कि जो तर्जुमे के हवाले से कि ये लोग अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं। यानी जैसे आपकी वालदा हैं सज्जाद जहीर साहब हैं, ज़ाहिर बात है लिंकन सिंह और ऑक्सफोर्ड के पढ़ने वाले हैं। मंटो ने भी बहुत तर्जुमे किए थे शुरू में। और उन्होंने तो फ्रांसीसी किताबों के भी किए थे, है ना, गजब के लोग थे। फैज़ अहमद फैज़, ज़ाहिर सी बात है प्रोफेसर आदमी थे, पढ़े थे। तो ये बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उस समय, है ना, जो दुनिया का जो लिटरेचर है उस पे भी इनकी गहरी नज़र थी। थे और जानते थे, बिल्कुल बिल्कुल। और ज़बानें, और मुझे लगता है कि दिमाग उनका खुलने में बहुत मददगार हुआ। पूरी दुनिया का अदब जो उन लोगों ने पढ़ा और जाना। जैसे थोड़ा रोशनी डालिए इस बात पे कि क्या पढ़ा आपके वालिद साहब ने और आपकी वालिदा ने, किन लोगों से ज़्यादा मुतासिर थे वो? जी, मैं अपनी ही बात करूँ तो अब्बा ने मुझे 12 साल की उम्र में ग्रीक लिटरेचर पढ़ाया। इडिपस वगैरह सब ग्रीक प्लेस पढ़ने शुरू कर दिया आपने? और एंटिगनी मेरे साथ एक एक लाइन करके उन्होंने पढ़ा, सोफोक्लिस का। और मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत, शायद सबसे अच्छी यादें उन शामों की हैं जिसमें वो पढ़ के सुनाया करते थे। और समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया बताओ। और फिर उसकी तहें खोलना, और क्यों एंटिगनी का कैरेक्टर जो है वो सिर्फ एक शहजादी का कैरेक्टर नहीं है, वो एक रेवोल्यूशनरी है, वो ताज के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है। तो वो जो बातें 12 बरस के बच्चे के दिमाग में बिठाना कि ये करना ज़रूरी है, सिर्फ आराम की ज़िंदगी खुद जी लेना जो है वो मकसद नहीं है ज़िंदगी का, बल्कि ये कि आप अपनी आवाज़ उठाएं उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा, जो बेआवाज़ है। तो ये जो उनका मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन था उस वक्त, उन्होंने मुझे मोड़ा। और फिर ये कि बहुत कम उम्री से चार्ल्स लैम्ब लो और शेक्सपियर पढ़ो, और फिर शेक्सपियर जान गई हो, अच्छा ये 2-3 प्लेस समझ में आ गए कहानी से, अब ये ओरिजिनल पढ़ो। सो उस तरह से जो उन्होंने। और अम्मी ने भी इस तरफ अम्मी ने बहुत ज़्यादा, अम्मी ख़ास करके जैसे वो राइटर्स जो मैं समझती हूँ शॉर्ट स्टोरी लिखना उन्होंने नहीं सिखाया। मोपासां पढ़ो, मोपासां, हाँ, गोरकी की कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, नॉवेल्स तो पढ़ोगी ही, वो तो पढ़ना बाद में, प्लेस पढ़ना ही, लोअर डेप्थ्स वगैरह पढ़ना ही, बारबेरियंस पढ़ना ही, लेकिन 26 Men and a Woman पढ़ो। तो वो कहानी उस तरह से, और फिर उन कहानियों पर बातचीत करना सबसे बड़ी बात ये है। और क्यों कौन है वो 26 मर्द, कौन है वो लड़की, और किन क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन किस तरह की बातें कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये साइको एनालिसिस कैरेक्टर्स की करना, ये अम्मी ने सिखाया। और हमेशा मुझे ये एहसास होता रहा, ख़ास करके उनकी कहानियाँ भी पढ़ने के बाद, कि जो बात छोटी कहानी में कही जा सकती है, शॉर्ट स्टोरी में कही जा सकती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कैनवस फैलाएं और नावल बनाएं। वो तो बात कह के ख़त्म कीजिए, ऑडियंस पे अपना भरोसा रखिए। तो ये अम्मी का कंट्रीब्यूशन है मेरे लिखने में, मेरी ज़िंदगी में। ये देखिए बात आप कितनी प्यारी सी निकल के आई है। उनकी एक कहानी फूल का मैंने जिक्र सुना है जी, ये उर्दू में लिखी उन्होंने किताबें, ये कहानियाँ जी उर्दू में लिखी। मुझे मालूम नहीं आप कौन सी कहानी, एक तो उन्होंने फूल लिखी बहुत कम उम्री में, फिर बाद में और एक जर्द गुलाब है। हाँ। तो जर्द गुलाब जो है उनकी, मैं समझती हूँ जिसको कि हम बंगाली हिंदी में कहते हैं मारत तक कहानी है, मतलब कमाल कहानी है वो। और बाकी तहजीब निस्वा, इस पे कुछ किताब है उनकी, मैंने कहीं जिक्र सुना। थी। और
इस और ये वक्त में लिखती ब्रेख्त थी। का कुछ काम किया था उन्होंने। जी जी, क्या था वो? पहला उर्दू में तर्जुमा ब्रेख्त का जो हुआ है, कॉकेशियन चॉक्स ऑफ वाह, खरिया का घेरा, वो उन्होंने किया है। बर्तोल्ट ब्रेख्त जो जर्मन जी, जबरदस्त नामी जर्मन नाटककार में। थिएटर वाले आदमी। और अम्मी ने जो मेरा तारुफ ब्रेख्त से करवाया ट्रांसलेशन के दौरान ही, ये भी एक दिलचस्प चीज़ है कि करती थी और फिर शाम को सुनाती थी अगर वक्त हुआ तो, देखो ये आज सुबह किया ब्रेख्त का, ये देखो आज गोरकी का आज किया। तो वो अब थोड़ा सा दिलचस्प लगा तो इंसान खुद ही किताब पढ़ेगा, तो ये उनका तरीका था। तो उन्होंने सबसे पहले किया, और उसके बाद उन्होंने हाथी का बच्चा शॉर्ट प्ले है ब्रेख्त अच्छा, का, वो भी किया ब्रेख्त का। तो और उसके बाद उन्होंने 3 पेनी ओपेरा किया, जो कि ये सब उर्दू में किए हुए। जी सब उर्दू में किया, और सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में खेले गए। देखिए क्या होता है कि सज्जाद ज़हीर साहब का जिक्र बहुत होता है, रज़िया सज्जाद ज़हीर का जिक्र हो ही नहीं पाता बहुत बार। जैसे कि हालांकि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सारी ऐसी राइटर्स की बीवियां हैं जिनका गज़ब का काम है लिखने पढ़ने में भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके जो शौहर हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए तो उनका काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, नीचे रह जाता है, उसका जिक्र नहीं हो पाता, शोहरत नहीं मिल पाती। लेकिन एक किताब जो आपकी वालदा ने एडिट की और पब्लिश भी की, वो है जब आपके अब्बा रावलपिंडी केस में बंद थे, तो खतूत जो है उनका नक़ूश ज़िंदा, जी। ये किताब जो है वो किस तरह के खत शामिल हैं इसमें? अब्बा के जेल से लिखे हुए, और इसमें दोनों जो वो मैं बता रही हूँ आपको कि लखनऊ में भी बंद हुए थे, आपने बताया था 2 साल रहे थे तकरीबन। वो खतूत भी वो, और उसका बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चुने अपने मिले हुए ख़त। जो लखनऊ से जब गिरफ्तार हुए हैं तो नजमाबाजी होने वाली है, तो उसका जिक्र है, और फिर छोटी सी बच्ची को लेके तुम आई थी मुझसे मिलाने के लिए, और तब मेरा कैसा जी चाहा कि जेल तोड़ के भाग जाऊँ तो बच्ची को गोद में उठा लूँ, और वो सब चीज़ें हैं। और फिर पाकिस्तान से जो उनके ख़त हैं, उसमें एक जो बहुत दिलचस्प चीज़ है वो ये कि आधे से ज़्यादा ख़त सेंसर्ड होते थे। तो वो सेंसरशिप अंग्रेज़ों ने नहीं की है वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। तो एक तो वो सेंसर्ड है। ये तब की बात है, वो रावलपिंडी केस में 1951 के बाद में, और फैज़ अहमद फैज़ और सज्जाद ज़हीर साहब जब जेलों में बंद थे। जी। तो उन खतों को सेंसर करते थे क्या? मतलब मिटा देते थे, क्या करते थे? नहीं, वो काली इंक फेर देते थे। और उसका अम्मी ने उस किताब में बहुत अच्छा जिक्र किया है कि हमारे यहाँ एक जैदी साहब थे, तो वो अब्बा के बहुत मुरीद थे और अम्मी को बहुत मानते थे। तो वो आते थे और जो ख़त आया हुआ आता था उसको, वो जो चाय बनाने की केतली होती है ना, उसमें से जो भाप निकल रही होती है उसके ऊपर वो फेरते थे, और उसमें वो काली स्याही थोड़ी सी धुल जाती थी। अरे वाह! तो कुछ हुरूफ कुछ नीचे के सामने आ जाते थे। तो अम्मी ने उसी तरह से उसको रखा है कि ये पढ़ा गया, ये नहीं पढ़ा गया, ये मैं गेस करके लिख रही हूँ। तो पूरी किताब वो उन मुश्तमिल है उन खतूत पे जो अब्बा ने लिखे। जी। इनके भी तो जवाब जाते होंगे अम्मी के ज़रूर जवाब जाते होंगे, और मुझे मालूम नहीं कि अब्बा जिस हालात में वहाँ से निकले अनप्रिपेयर्ड, शायद उनको ख़त नहीं लाने दिया गया। अम्मी भी इस तरह की थी कि कभी उन्होंने कार्बन लगा के नहीं लिखे ख़त लिखने चाहिए थे। लेकिन मुझे ये लगता है ये लोग काम अपना करते जाते थे, ये नहीं सोचते थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक और बात जानना चाहता हूँ, ये तो बहुत घंटों आपसे बात हो सकती है आपकी अम्मी के बारे में, कि वो मजाज लखनवी, हमारे जो शायर अलीगढ़ वाले असरारुल हक मजाज, उनकी ज़िंदगी पे कोई वो नॉवेल लिख रही थी वो जी, रज़िया सज्जाद ज़हीर आपकी अम्मी जी। वो क्या हुआ उसका? वो नामुकम्मल है, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि उसको, नामुकम्मल भी चीज़ें छापी जाती हैं कि हम लोग छाप दें। उसमें थोड़ा सा घर वालों की तरफ से ये है, क्योंकि अम्मी उसमें कुछ ऐसी बातें अम्मी ने ऐसी की हैं जो कि कुछ पार्टी का नज़रिया भी उसमें बहस में आता है। और पार्टी ने किस तरह से इप्टा और PWA तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन दोनों को ही एक वक्त में ये समझा कि ये इतनी ज़रूरी हमारे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, और इन पे इतनी तवज्जो देनी, ये मास बेस्ड नहीं है
एक्सक्लूसिव हैं थोड़े से, तो हमें किसानों पर और मज़दूरों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि है, लेकिन उसके साथ साथ आप अदीबों को और आर्टिस्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है। वही जो मैं कह रही थी कि कुछ चीज़ों पे मेरा इख्तिलाफ है, तो वो हुआ ये उस तरह से कि मजाज को भी जितनी तवज्जो और अहमियत दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, और वो उसका ज़िक्र अम्मी ने पूरे मतलब खुल के किया है। तो ख़ानदान यानी हम चारों बहनों में ये तय नहीं हो पाया कि इसको नामुकम्मल ही छपवा दिया जाए। मजाज से अम्मी की बहुत क़ुर्बत थी। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मतलब हालांकि वो उम्र में 3 साल बड़े थे, लेकिन वो छोटे भाई की तरह उनको समझती थी, और वो भी बहुत मानते थे। और मेरी जो स्याही की एक बूंद किताब है उसमें मैंने ये जिक्र भी किया है कि अब्बा पाकिस्तान जाते जाते पता नहीं क्यों मजाज चचा को ज़िम्मेदार कर गए थे कि भाई रज़िया की खैर ख़बर रखना, और हफ्ते में एक बार उनका बंधा हुआ था कि वो ज़रूर आते थे। उससे पहले वो रांची जाके रांची से लौट चुके थे पागल खाने से। मजाज का इलाज चल रहा था अभी पूरी तरह से मुकम्मल उससे नहीं, हालात से नहीं लौटे थे। उसके बावजूद सज्जाद ज़हीर क्यों ये जिम्मेदारी देके गए, मैं समझती हूँ कि उनका बहुत सोचा समझा ये फ़ैसला था कि मजाज को काम मिलना ज़रूरी है, और ये मैं एक ज़िम्मेदारी जो दूंगा तो मजाज संभल जाएंगे। और संभलने की एक ये मिसाल है कि वो हफ्ते में ज़रूर एक बार आते थे। अम्मी ने ये दर्ज किया है कि मजाज तो आएंगे ही हफ्ते में एक बार, और ज़रूर बच्चों की और मेरी ख़बर लेंगे कि मैं किन हालात में हूँ। ये वो बातें हैं नूर ज़हीर जो हम नहीं जानते। पहली बार मैंने ये बातें सुनी आपसे। मैं समझता हूँ एक बड़ी तादाद में बहुत लोग हैं जो वाकिफ़ भी नहीं होंगे कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और बातें भी हुई हैं। और तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं भी अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ में डिबेट करता हूँ। इसी प्रोग्राम में कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस मौजू पे बात हुई है कि उसमें बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं। ये सब हम बड़े प्यार से याद कर रहे हैं उस तहरीक को, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के कारनामों को। लेकिन उसमें कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई जिनको ज़्यादतियाँ कह सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा राइटर्स को और कुछ पोइट्स को उस ज़माने में कहीं ऐसा लगा कि वो जो चीज़ें और करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। शायद किसी न किसी तरह से उन पर नज़र रखी जाती है या उन पर दबाव है कि नहीं, ज़्यादातर बातें मज़दूर किसान के हवाले से ही कहें। खैर, वो एक बहुत लंबी बहस है और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन इसलिए कि मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे मैंने खुद ही जिक्र किया कि प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। आपकी अम्मी जिस नावल पे काम कर रही थी उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जहाँ कहीं हो सकता है इख्तलाफ राय है आपके लोगों में भी, घर में भी, और हो सकता है पार्टी के लेवल पे भी या प्रोग्रेसिव जो राइटर्स मूवमेंट के जो लोग रहे हैं उनमें भी। तो मेरी नाक़िस राय उसमें यह है कि देखिए, बहुत कमाल के लोग हैं जिनका हमने अभी तक जिक्र किया है। मतलब हिंदी और उर्दू के दिग्गज जायंट्स, लेजेंडरी लोग हैं। वक्त यह है कि जो जैसा जिसने कहा है उसको सामने रखा जाए। बिल्कुल, उससे ज़्यादा अच्छी बात, ईमानदारी की बात हो नहीं सकती। अब उससे अगर फर्ज कीजिए कोई मतलब निकालता है कि साहब तरक्की पसंद मूवमेंट ने कुछ ज्यादती कर दी किसी के ऊपर, नहीं, कुछ लोगों से हुई हैं, मूवमेंट से नहीं हुई है कहीं ना कहीं, और या जो भी है मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा। अगर हुई भी बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल, कि जो इंडिविजुअल्स जो जातियां करते हैं उसको हम पूरी तहरीक के साथ नहीं जोड़ सकते। और देखिए, आज भी उन लोगों की बेइंतहा इज्जत है। मिसाल के तौर पे जैसे मंटो हैं, मंटो बहुत मुंह फट थे, मंटो लड़ते थे इन सारी बातों पे, पार्टी से भी लड़ते थे, कार्टर से भी लड़ते थे, और वो हर चीज पे, और उन्होंने वो डिक्टाट कह लीजिए कुछ भी, वो हुक्म माना भी नहीं बहुत बार, है ना, कि मैं तो इस पे भी लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इस्मत चुगताई, तो मैं समझता हूँ इस्मत चुगताई से आपकी अम्मी की अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। और जब भी लखनऊ आती थी तो हमारा घर बहुत वैसा अमीराना नहीं था, लेकिन ठहरती हमारे घर में थी हमेशा। तो मैं, जो आप अभी कह रहे थे कि खुशकिस्मत, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ को कि वो हमारे घर में ठहरी, मैं उनकी गोद में खेली। और एक वाक़या है, अगर आप कहें तो, अरे ज़रूर,
कि मेरी बड़ी बहन जो थी वो नादरा जो हैं वो 10 बरस मुझसे बड़ी हैं। मैं याद रखूंगा, इस्मत चुगताई का जिक्र आपसे ज़रूर करूंगा जी। मैं आपकी बहनों का जिक्र पहले यहाँ कर लेता हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा आपने पहले भी हवाला दिया था। आप कुल मिला के आपको शामिल करके 4 बहनें हैं। जी जी। रज़िया सज्जाद ज़हीर और सैयद सज्जाद ज़हीर साहब, इनकी जो औलाद है वो 4 बेटियां हैं जी। उनमें सबसे बड़ी है नसीम भाटिया। नजमा बाकर। अच्छा, आप ही बताइए। जी, नजमा बाकर, डॉक्टर नजमा बाकर सबसे बड़ी हैं, जिनकी शादी अली बाकर से हुई। बाकर साहब अली बाकर वही जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ लिखी हैं, अफसाने लिखे हैं। जी जी जी। फिर हैं डॉक्टर नसीम भाटिया जो हिस्टोरियन थी और वाइस चांसलर जोधपुर यूनिवर्सिटी से वो रिटायर हुई। फिर है नादिरा बब्बर जो नादिरा ज़हीर बब्बर नामी थिएटर डायरेक्टर, एकजुट थिएटर ग्रुप चलाती हैं बॉम्बे में, और दिल्ली में बहुत थिएटर किया उन्होंने। और राज बब्बर साहब उनके शौहर हैं। जी बिल्कुल। और फिर मैं हूँ नूर ज़हीर, डॉक्टर नूर ज़हीर। आप सबसे छोटी हैं? जी, मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ, ओके। माँ बाप का प्यार मिला आपको खूब? बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से। कुछ मामले में, और फिर क्योंकि अब्बा का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, 15 साल की थी मैं, तो अम्मी ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार भी दिया, इंडल्ज भी किया। मतलब घर वाले जो दूसरे रिश्तेदार थे वो मुस्तकिल नाराज़ रहे कि डांस क्यों सिखवा रही हो, लेकिन मैंने डांस भी सीखा, डांस परफॉर्म भी किया, कथक ड्रामा जब करना शुरू किया तो उसमें भी ये था कि अम्मी अगर होती तो वो ज़रूर खुश होती और राज़ी होती। तो ये रहा कि बहुत। अभी जिक्र हो रहा था इस्मत चुगताई जी, अब वो वाक़या सुनाइए अब आप। मेरी बड़ी बहन जो है उनमें और मुझ में 10 बरस का फ़र्क है, नादरा और मुझ में। नादरा ज़हीर बब्बर और आप में नूर ज़हीर 10 साल का फ़र्क है। और हम लोग एक ही स्कूल में थे, ला मार्टिनियर लखनऊ में। तो ये 10th में थी, हम 2nd में थे उस वक्त। तो 2nd से हम लोगों का ब्लेज़र शुरू हो जाता था, कोट। तो अब अम्मी ये चाह रही थी कि इनका पुराना नादरा का रखा हुआ था तो वो हम 2-3 साल निकाल दें पहन के, तो फिर हमें नया दिलाया जाए। अब हमें पहली बार ब्लेज़र मिल रहा था तो हम कहाँ पुराना पहनने वाले। तो हम अम्मी ने, इस्मत खाला आई हुई थी, उनको कहा कि इस्मत आपा आप इसको समझा दीजिए, क्योंकि ये आपकी बात बहुत मान रही है आप इसको समझाइए कि ये पुराना कोट पहन ले। तो इस्मत खाला मुझे कहती है, नूर इधर आओ बेटा। अपनी गोद में बिठाया मुझे, कहती है ऐसा है नूर, पुराना कोट जिंदगी में हरगिज मत पहनना निमोनिया में मर जाना। कान भर दिया आपके। लेकिन हरगिज ना पहनना। और अम्मी ने अपना माथा पीट लिया, कहने लगी क्या है इसमें, आपको समझाने के लिए कहा, आपने उल्टे उसको चढ़ा दिया, अब तो कभी भी नहीं पहनेगी। और आपने नहीं पहना, मैं नया लिया। तो ये इसमें चुगताई साहब, मैं तो नाम ले देता हूँ पूरा, लेकिन ये कि हम अलीगढ़ में तो आपा के नाम से उनको कहते थे। मैंने 2-3 बार उनको देखा भी है, नज़दीक से मुलाकात भी हुई। गजब की किरदार है साहब, मतलब ट्रेल ब्लेजर हैं। आपने बहुत सारे लोगों को घर पे आते आते देखा इन सबको? हाँ बिल्कुल, मतलब माहौल ही घर का लखनऊ का भी। और फिर जब दिल्ली हम लोग आ गए, वहाँ कभी ऐसा होता था कि हम लोग मैं जब तक स्कूल में थी तो अम्मी ज़बरदस्ती डांट फटकार के 9 बजे सुलवा देती थी कि भाई सो जाओ, सुबह बस पकड़नी है, स्कूल जाना है वो। लेकिन सुबह उठते थे तो दरियाँ बिछी हुई हैं, लोग सोए पड़े हुए हैं, पता चला रात को भर लोग आते रहे, मीटिंग होती रही 4-5 बजे सोए हैं, तो उनके ऊपर से फलांगते हुए हम लोग स्कूल जाते थे। तो ये इस तरह का माहौल था। उसमें मैंने देखा कैफी चचा भी आके ठहर रहे हैं, कैफी आज़मी साहब, मुल्क चचा भी। जी, कैफी कौन सी चचा? मुल्क चचा, मुल्क राजा। आप मुल्क राजा। अरे साहब आपके चचा हैं, लेकिन अब जरा सा और लोगों को भी तो मौका मिले जानने का। मुझे लेना चाहिए। साहिल लुधियानवी ज़रूर घर पर आकर के ठहरते थे। साहिल लुधियानवी का ये था कि एक बार शायद उन्होंने अम्मी से 50 रुपए कर्ज लिया था। तो अम्मी हर बार जब वो आते थे पता नहीं क्यों, उन्हें भी जिद थी, हर बार मांगती थी, अरे साहिर भाई वो 50 रुपए तो वापस कर दो।
और साहिर चाचा कहते थे ना, वो नहीं वापस करूँगा मैं रज़िया भाभी, क्योंकि उसको वो 50 रुपये आपने दिए और मुझे पहली फिल्म मिली गाने लिखने के लिए, तो वो 50 रुपये तो कभी वापस नहीं वापस होंगे, और आप अलग से जितने पैसे ले लीजिए, जो भी चाहे ले लीजिए। तो ये इस तरह का माहौल, मजरू चचा, मजरू सुल्तानपुरी, ख्वाजा अहमद अब्बास के पास जब मैं पहली बार बम्बई गई जॉब करने, मास कम्युनिकेशंस करने के बाद ये सवार हुआ कि भाई फिल्म जर्नलिज्म करेंगे, तो वहाँ चले गए, तो कोई जगह नहीं थी ठहरने की, तो उन्हीं के घर में ठहरे। वहाँ भी इस तरह का माहौल देखा कि अब्बास चचा के लिए जगह नहीं है सोने के लिए, कोई भी कहीं भी सो जा रहा है। मतलब उनका घर जो है, सराय तो कहना ख़राब लगता है क्योंकि वो इतनी मोहब्बत से रखते थे अपने यहाँ, लेकिन उसी तरह का माहौल है। कोई भी आ रहा है, जिसको ज़रूरत है, रात नहीं है कहीं कुछ गुजारने के लिए, तो यहाँ सो ख्वाजा अहमद अब्बास के यहाँ चला जाएगा। जी, वहाँ चले जाएं। कैफ़ी आज़मी का उसी तरह से घर था। ये सारे लोग, मुझे खुद समझ में नहीं आता परवेज़ साहब, आपको बताऊँ, वो माहौल क्यों हम लोगों ने हाथ से जाने दिया, क्योंकि उसमें इतनी हम लोगों की तरबियत हुई, मेरी तरबियत तो उसी माहौल में हुई, और अगर देखा जाए तो हम लोगों को बिगड़ जाना चाहिए था, ना पढ़ाई लिखाई पूरी करनी चाहिए थी, ना किसी मकसद से जुड़ना चाहिए था, ना आगे ज़िंदगी में काम करना चाहिए था, ना एक्टिविज़म से कोई लगाव होना चाहिए था। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा, क्योंकि ये लोग इतने खूबसूरत, इतने अजीम, इतनी मोहब्बत देने वाले लोग थे कि एक तरह से खुद ब खुद आइडियल्स हो गए कि इनकी तरह होना है, इनके तरह काम करना है। इन्होंने जिस तरह से पढ़ाई लिखाई की मुश्किलों से, वैसे ही हमें भी अपने आप को मुकम्मल करना है। आपको एक घर में, क्योंकि आप सबसे छोटी बच्ची रही, 4 बहनें आपकी और सबसे छोटी आप ही हैं, आपको इन सब में बहुत ज़्यादा प्यारा सा कौन लगता था? ये जो अपने वक्त के इतने मशहूर नाम हैं, अभी बहुत से लोगों का आपने जिक्र भी किया, लिखने पढ़ने वाले लोग, हिंदी के हों, उर्दू के हों, म्यूज़िक के हों, किसी भी दुनिया के हों। अब ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। मेरी क़ुर्बत बहुत डॉक्टर मुल्कराज आनंद से थी। अच्छा। और उनका ये कहना था, शुरू से उन्होंने जिस तरह की तरबियत दी कि जब बॉम्बे, वही जो मैं बता रही थी, बॉम्बे चले गए तो अक्सर ये होता था कि शाम को उनके घर चले जाते थे या उनके दफ्तर चले जाते थे। आर्मी एंड नेवी बिल्डिंग बॉम्बे में उनका दफ्तर था, मार्ग का, तो वहाँ पहुँच जाते थे। तो वहाँ से वो कभी घर नहीं ले जाते थे, हमेशा कहते थे चलो चलो ये एग्जीबिशन देख के आते हैं, जहांगीर गैलरी चलते हैं, फलाने की एग्जीबिशन लगी हुई है, और देख के फिर पेंटिंग समझाना। तो एक बिल्कुल अलग जो मौजू था, जिसकी घर में शायद इतनी ज़्यादा तरबियत नहीं मिली थी, वो पेंटिंग से उन्होंने वाकिफ़ किया, रंगों से उन्होंने मेरी जान पहचान। मुल्कराज आनंद ने, जी, मुल्कराज आनंद ने। बाद में खैर वो ललित कला अकेडमी के चेयरमैन भी रहे, तो तब ज़्यादा मुलाकातें होने लगी, उनके पास जाना। और वो उनका भी ये रवैया भी ये था कि मोहब्बत के साथ साथ हमेशा वो काम दे देते थे कि ये देखो 25 ख़त हैं, इनको ज़रा डेट वाइज लगा दो। तो वो करने में अब आपने देख लिया कि अच्छा है, फलाने फलाने का ख़त भी आया हुआ है मुल्क चचा के पास, तो फिर बात भी करने लगे कि देखिए ये पार्टी कॉमरेड ने ये लिखा है आपको। वो कहते हैं हाँ, वो गधा है, उसको समझ में नहीं आता है कुछ। तो इस तरह की बातें भी होती थी लोगों के बारे में जो नामी लोग हैं। सो हाँ, मुल्क चचा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा। उसके बाद कैफ़ी चचा, कैफ़ी और सरदार चचा से बराबर, कैफ़ी आज़मी और अली सरदार जाफरी। तो उनका घर भी इस तरह का था। अली सरदार जाफरी का 10 सीता महल, मुझे अभी तक नंबर याद है उनके फ्लैट का। और सुल्ताना चची, तो वहाँ भी जा कर के अगर कभी रात को रुकना हो तो हमेशा अदब पे बातचीत होती थी। उस ज़माने में वो जो उनका पब्लिकेशन हाउस था, जिसमें वो एक पेज पे हिंदी और एक पेज पे उर्दू की शायरी कर रहे थे उस वक्त। ये कौन कर रहे थे? अली सरदार जाफरी, कुतुब पब्लिकेशन से नाम था वो। और उन्होंने उसमें गालिब छापा, मीर, तकी मीर को छापा, और मीरा को और कबीर को, तो प्रेम वानी मीरा की। तो इनका उस वक्त किताबत हो रही थी और प्रूफ आ रहे थे, और ये तो मेरे लिए बहुत दिलचस्प होता था कि जिन चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, कबीर से उस तरह से वाकिफ़ नहीं थी, तो वो फिर पढ़ के सुनाते थे, समझाते थे कैसे उर्दू का उस पर असर है हिंदी पर, कबीर की ज़बान में कैसे बोलियों का इस्तेमाल करती हैं मीरा।
देखिए, अब्बा अम्मा से आपने न सिर्फ आलमी शोहरत के शाहकारों के बारे में जाना है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मीरा और कबीर के यहाँ जो ज़मीन की खुशबू है, आपने उसे भी महसूस किया है। जी बिल्कुल। तो नूर ज़हीर, देखिए, आप अफसाना निगार हैं, कहानीकार हैं, नावल लिखती हैं, थिएटर करती हैं, सियासत में भी खासी सरगर्म हैं, आप एक्टिविस्ट हैं जी। तो इन सब में सबसे पहले आप क्या हैं? देखिए, ये सब असल में जुड़े हैं मेरे एक्टिविज़म से। मैं बुनियादी तौर पे ख़ुद को एक्टिविस्ट गिनती हूँ, और उसी के लिए जो ज़रूरत होती है उसके लिए कहानियाँ भी लिखना और नाटक भी लिखना और नाटक खेलना भी, और डॉक्यूमेंट्रीज़ की भी जिनकी स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ वो वही होती हैं जिनका कोई पॉलिटिकल या सोशल ये होता है, कनेक्ट होता है। मेरे लिए ये एक तरह से कहें तो एक्टिविज़म को आगे बढ़ाने के और के तरीक़े हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात कह रही हैं। मतलब ये कि आपकी कहानी है या थिएटर है, वो माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का, एक मीडियम है। बिल्कुल मीडियम है, और मेरे लिए कभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनोरंजन का ज़रिया, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मैंने किया। अब लोगों को उसमें एंटरटेनमेंट मिले तो अलग बात है, लेकिन मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मेरी जो सोच है, मैं जो उस मुद्दे पे अपने विचार जो रखती हूँ वो लोगों तक पहुँचे। और उसमें लोग आपसे ये भी शिकायत कर सकते हैं कि आप एक्टिविस्ट हैं और लिटरेरी और कल्चरल कम हैं, और आप ने खुद ही इस बात का एतराफ़ किया है कि आप बुनियादी तौर पे हैं तो एक्टिविस्ट ही। ऐसा है कि मैं नहीं समझती कि एक्टिविज़म का एक रास्ता होता है, और ज़रूरी है कि हम लोग दूसरे रास्ते भी ज़रूर खंगोलें और जानें और उन पर काम करें, क्योंकि इंसान का दिमाग किस तरह से हम घेर सकते हैं और अपनी गिरफ्त में ला सकते हैं, अपनी सोच पे ला सकते हैं, इसके लिए एक रास्ता नहीं है। तो जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो आपका एक्टिविज़म है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाएं बाजू का एक्टिविज़म है, लेफ़्ट ओरिएंटेड है, मतलब ये कि समाजवाद, सोशलिज़म, कम्युनिज़म। मैं अपने आप को ह्यूमनिस्ट गिनती हूँ। उसमें कुछ चीज़ों को लेफ़्ट नज़रिया जो है, थ्योरी जो है, वो कहीं कहीं उसको सपोर्ट करती है, कहीं कहीं उसके बहुत ख़िलाफ़ भी चली जाती है। अच्छा। तो जहाँ पर वो ख़िलाफ़ चली जाती है, मैं नहीं उसको, इसलिए मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर लेफ्टिस्ट नहीं गिनूंगी। हाँ, मेरा कुछ रुझान लेफ्टिज़म की तरफ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सोच को थोड़ी सी आज़ादी की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम आपकी कुछ किताबों का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। एक आपकी किताब का बहुत जिक्र हुआ है पिछले दिनों, और वो रही है जो अंग्रेजी में भी हुई, माई गॉड इज़ ए वुमन। तो वो अपना खुदा एक औरत, जी, ये आपने उर्दू हिंदी में लिखी? जी, पहले वो उर्दू में लिखी गई, और फिर मैं आपसे तो खैर शेयर कर ही सकती हूँ कि मुझे उर्दू के कोई पब्लिशर जो हैं वो छापने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उसका मौजू इस तरह का है। तो इसलिए फिर उसको अंग्रेज़ी में किया, और अंग्रेज़ी में सबसे पहले छपी। अच्छा, अंग्रेजी में पहले छपी उर्दू की किताब थी? जी, और उर्दू में आज तक नहीं छपी। उर्दू में आज तक नहीं छपी। उसके अलावा 9 ज़बानें भारत की जो हैं, कन्नड़ में, तमिल में, बंगाली में, गुजराती में, असमीज़ में उसका तर्जुमा हो चुका है। हिंदी में तो आपने नाम ही लिया, अपना खुदा एक औरत, हिंदी में मैंने ही किया है। तो वो हुआ और बहुत पसंद की गई, बल्कि कन्नड़ के जो पब्लिशर हैं हमारे नव कर्नाटका, अभी उनका मेरे पास मैसेज आया कि हम इसका 3रा एडिशन छाप रहे हैं। वाह! तो नूर ज़हीर, मतलब बहुत ही एक कहते हैं ना, बड़ा तजस्सुस सब कायम हो गया, एक जिज्ञासा हिंदी वाले कहते हैं, हम भी वो बहुत ज़्यादा है कि आखिर है क्या इस किताब में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा अनजान बन के भी, कि ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो अगर वाकिफ़ नहीं है इस किताब में क्या है, उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो सके। 1986 में एक शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वो चल रहा था वैसे तो 7 बरस पहले से, तो एक एक कोर्ट बढ़ते बढ़ते सेशन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 7 साल लगा करके। तो उसमें हर कोर्ट जो था उसने फ़ैसला शाहबानो के हक़ में किया। शाहबानो मेंटेनेंस मांग रही थी अपने मियाँ से, जिन्होंने उन्हें ट्रिपल तलाक़ के तहत तलाक़ दे दिया था, और 40 बरस पहले।
और वो काम करती रही, मेहनत करती रही, 4 बच्चों को उन्होंने पाला। जब उनकी बुढ़ी हड्डियां जवाब देने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे थोड़ी मेंटेनेंस दी जाए। मियाँ उस वक्त काफ़ी कमा रहे थे, वकील थे। वो बंदा हर कोर्ट में स्टे ले लेता था और फिर वो केस आगे बेचारी अपील करती। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मैं एक बहुत ही कम उम्र रिपोर्टर थी पेट्रियट में। तो हमारी जो अरुणा आसिफ अली एडिटर और एक तरह से मालकिन थी, उन्होंने सलाम उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ये अटेंड करना है, कोर्ट में जब भी पेशी होती है अटेंड करो और इसको लेमैन्स लैंग्वेज में पेपर में लिखना है। आपसे कहा? जी। मुझे बिल्कुल कोई घर का माहौल क्योंकि इस्लामी नहीं मैं था। तो दरअसल 2 बातें समझना चाह रहा हूँ। अरुणा आसिफ अली से बाकायदगी से आपका इंटरेक्शन होता था? जी, अरे वाह, बिल्कुल होता था। मैं बहुत इस मामले में खुशकिस्मत हूँ। लेजेंड है भाई ये लोग। हाँ, एक तरह से मैं कहूँ कि मेरे अब्बा की वफ़ात में 15 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ, तो मुझे बनाया सोचना समझना अरुणा आसिफ अली ने सिखाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लिखो। अब हमें कुछ इल्म नहीं तो हम पहुँचे उनके शाबानों के एडवोकेट के पास, दानियल लतीफ़ी। इत्तेफाकन वो अब्बा के बहुत गहरे दोस्त और ट्रेड यूनियन लीडर और इस तरह के कम्युनिस्ट निकले। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे नहीं लिखना होता है, पहले तो पुराना पास्ट जो है गुजरे हुए वो सब पढ़ो। तो फिर हम दफ्तर के बाद 6 साढ़े 6 उनके दफ्तर पहुँचने लगे और वहाँ 2 घंटा 2.5 घंटा बैठते थे और पुराने सारे उसको पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादती हो रही है मज़हब के नाम से को लेकर के मुसलमान औरत के साथ। और वो ज़्यादती जो है वो सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो प्रियम्बल में हमें बराबरी देता है, तो वो बराबरी जो हिंदू या ईसाई औरत को मिल रही है हमें क्यों नहीं मिल रही? ठीक है, इस किताब में आपने जो इश्यूज रेस किए हैं ज़रा उनकी तरफ इशारा कीजिए कि आखिर वो ऐसी क्या नौबत आई कि उर्दू वालों ने इस किताब को छापने से इनकार कर दिया। देखिए सन 30 के आसपास 1930 के आसपास बहुत सारे रिफॉर्म्स शुरू हुए थे इस्लाम के अंदर और वो रिफॉर्म्स बहुत प्रोग्रेसिव थे। उसमें औरत के हुकूक धीरे धीरे बढ़ रहे थे और एक समाजी रुतबा औरत का बढ़ रहा था। उन सारे हुकूक को एक झटके में 1986 के इस मुकदमे पे जो फ़ैसला आया और जिस तरह से उस फैसले को रद्द किया सरकार ने, वो सारे रिफॉर्म्स जो थे एक साथ ये कर दिए गए और पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान आबादी को मौलवियों के हाथ में सौंप दिया गया। अब ये होता है कि कोई भी मुद्दा हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल कोई इशू हो, बागबानी की बात हो, मौलवी को बुलाया जाता है टीवी पे, रेडियो पे कि वो क्या कहता है मुसलमानों के बारे में, तो वो सही राय मानी जाती है। तो उस चीज़ ने 1986 के इस फैसले ने रद्द करने के, सरकार के फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट से शाबानों के हक़ में ही आया था फैसला। जस्टिस चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, वो ख़ुद उन्होंने चेयर किया था। 3 का पैनल था, बेंच थी और वो हेड कर रहे थे उसको, उन्होंने फैसला दिया था और वो उनके हक़ में गया था। ये इसलिए कि देखिए वो अपने आप में एक तारीख़ी मामला है और तारीख़ी वो अदालत का फ़ैसला था। अदालत का फ़ैसला आया, उसके बाद में मुझे तो अच्छी तरह से याद है, मैं दिल्ली में ही था और ज़बरदस्त हंगामा हुआ, सियासी हंगामा हुआ। राजीव गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म थे जी। और आरिफ मोहम्मद ख़ान ने शाबानों का साथ दिया पार्लियामेंट में, और फिर ज़िया रहमान अंसारी वो भी मिनिस्टर होते थे कैबिनेट में, उन्होंने ज़रा मौलवियों का साथ दिया, थोड़ा सा इस बात पे जोर दिया कि साहब कानून में तब्दीली होनी चाहिए, और कानून में तब्दीली हुई। और लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो जो हिंदू फंडामेंटलिज्म है या जो हिंदुत्व है उसकी बुनियाद तो बहुत पहले कभी पड़ी थी, लेकिन उसको बिनतहा मजबूती उस फैसले से हुई। इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या जो आरएसएस के काडर के लोग हैं, उन्होंने फिर ये दिखाया कि देखो मुसलमानों के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए, उनके अपीसमेंट के लिए कानून भी बदला जा सकता है। तो इसलिए वो वाकया और वो जो अदालत का फैसला है वो बेनतहा अहम माना जाता है जो हिंदुस्तान की जो मॉडर्न तारीख़ है। तो और उस पे आपने एक किताब लिखी, किताब अंग्रेज़ी में है जिसका नाम है माई गॉड इज़ ए वुमन, और
उर्दू में आपने बुनियादी तौर पे लिखी थी अपना खुदा एक औरत। तो इस किताब में आपने एक तरह से मौलवियों की अच्छी खासी खबर ले ली है। जी, वो खबर लेनी और वक्तन पे वक्तन लेते रहना ज़रूरी है, क्योंकि मौलवी का अपना वजूद इसलिए ही है कि वो हावी हो सके समाज पे। तो वरना तो रिलीजियस हेड्स की क्यों ज़रूरत है भाई, आप अपने आप माने। थोड़ा शशोपंज में इसलिए पड़ गया कि मौलवी और उर्दू तो ये दोनों अलग अलग बातें भी हैं। मतलब ये कि मौलवी का अच्छी उर्दू से और अच्छे लिटरेचर से क्या ताल्लुक इसलिए कि दोनों कहीं ना कहीं मुतजाद से भी बातें, इसलिए कि उर्दू में खासी हद तक एक बहुत लिबरलिज्म रहा है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ बड़े दावे से आपके साथ बैठ के इस स्टूडियो में सिनेंग के, कि आपके वालिद साहब यानी कि सैयद सज्जाद ज़हीर साहब वो उसके फाउंडर्स में से हैं, वो जो जैसे कहते हैं ना इर्रेवरेंस के फाउंडर्स में से हैं। जब उन्होंने वो अंगारे नाम की किताब शाये की थी कि किस तरह से मौलवी परेशान हो गए थे उस वक्त के, मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि आप सज्जाद ज़हीर साहब के ही नक्श कदम पे चल रही हैं एक बेटी होने की हैसियत से, कि आपने ये किताब लिख दी अपना खुदा एक औरत, जिससे काफ़ी लोग नाराज़ हुए। कोशिश ये नहीं थी कि अब्बा के नक्श कदम पे चले, जाहिर है कि उनका इन्फ्लुएंस मेरे पर हमेशा रहा बचपन से। लेकिन ये है कि मैंने आप यकीन जाने परवेज़ साहब, मैंने 20 बरस इंतज़ार किया जब ये फ़ैसला कोर्ट से आया और फिर उसको जिस तरह से रद्द किया गया सरकार ने। उसके बाद मैंने हर दरवाज़ा जहाँ मैं अब्बा का नाम लेके, अपना नाम लेकर या अरुणा जी का नाम लेके जिस दरवाज़े को खटखटा सकती थी, मैंने कोशिश की कि वहाँ बात करूँ कि भाई इस औरत के साथ खड़े होइए, इस फैसले के साथ खड़े होइए। लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, मुसलमानों से खुद ब खुद तब्दीली की एक लहर आएगी और तब्दीलियाँ होंगी। तो मैं चुप हो गई और मैंने 18 बरस इंतज़ार किया। तो 2006 में फिर मुझे लगा कि नहीं, ना तो कम्युनिस्ट पार्टियाँ, ना कांग्रेस के जो तरक्की पसंद हिस्सा है वो, ना और कोई इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि मुसलमान औरत की वो अहमियत, वो जगह नहीं है कि उस पर लोग खुल के बात करें और फैसले करें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये किताब कम से कम सामने आए। नूर ज़हीर, आपकी बहुत सारी किताबें हैं और उनका जिक्र भी लाजमी है, सीधी सी बात है। जैसे एक किताब है द डांसिंग लामा जी, और फिर डिनाइड बाय अल्लाह, अंग्रेज़ी में नाम है, एट होम इन एनिमी लैंड। फिर आपकी जो उर्दू हिंदी के हवाले से कुछ किताबें हैं, वो बहुत प्यारी किताबें हैं। उसमें मेरी जो फेवरेट है वो है मेरे हिस्से की रोशनाई। ये मेमोआ टाइप का है, याददाश्त है जी, जिसमें आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया है। सयानी दीवानी एक आपका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उर्दू में। और आज के नाम एक ये फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनके हवाले से भी ये किताब है। आप थिएटर बहुत कर रही हैं, है ना? जी जी, थिएटर मुझे ये लगता है कि मेरे बुनियादी तौर पे थिएटर में काम इसलिए शुरू किया कि फ़ौरन उसका असर होता है। मतलब कहानियाँ तो जब छपेंगी तो लोग पढ़ेंगे, तो फिर उनके ऊपर असर होगा, फिर कहीं बातचीत होगी। लेकिन थिएटर में जितना भी, और ख़ास करके मैंने शुरुआत स्ट्रीट प्लेस से की थी, तो उसमें फ़ौरन पता चलता है कि क्या असर कर रहा है ऑडियंस के ऊपर, किस तरह से वो जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे, और क्या बातें हमें ज़्यादा ज़ोर से अब दोबारा कहने की ज़रूरत है। तो थिएटर मेरे लिए बहुत मेरे दिल के अजीज़। वर्कशॉप्स करती हैं आप खूब, है ना? जी, मुझे ये लगता है कि हर किसी के अंदर एक्टर या डायरेक्शन या स्क्रिप्ट लिखने का मादा मौजूद है और मौके नहीं मिलते। आपने दिल्ली में ज़्यादा की और अब लंदन में भी करती हैं? जी, लंदन में मैंने 4 वर्कशॉप्स की हैं थिएटर के हवाले से और 2 शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के हवाले से। तो थिएटर के मेरे ख़्याल से ऐसा है कि लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है थिएटर में, तो उसमें अटेंडेंस बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें से कुछ लोग फिर और अब थिएटर कर रहे हैं, या उनके ये भी समझ में आया कि सोलो थिएट्रिकल रीडिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। आपने एक किताब जो लिखी है उसका जिक्र करते हैं, मेरे हिस्से की रोशनाई जी, उसमें आपने खूब जिक्र किया है अपने वालिद साहब का। अम्मी के हवाले से भी आपने किताब लिखी है? जी, अम्मी की सेंटेनरी मनाई गई 2017 और 2018 में, तो उसमें मैंने फिर एक किताब लिखी, स्याही की एक बूंद। तो रज़िया सज्जाद ज़हीर जो आपकी वालिदा हैं,
उनकी याद में आपने किताब लिखी स्याही की एक बूंद। जी जी। और वालिद साहब के लिए आपने वो किताब लिखी मेरे हिस्से की रोशनाई। जी। और रोशनाई जो है ये आपने सज्जाद ज़हीर साहब की एक और किताब से टाइटल लिया है, बताइए। बिल्कुल, रोशनाई उन्होंने किताब लिखी जो कि एक तरह से हिस्ट्री है तरक्की पसंद मुसन्निफीन की, सन 52 तक। वो उन्होंने मच जेल में लिखी और उसका भी बहुत दिलचस्प है कि वो बहुत, उनको कम कागज़ दिया जाता था तो लिखने के लिए, उसी में उनको किताब भी लिखना है, घर ख़त भी लिखना है और दूसरी नोटिंग्स भी करनी है। तो उनकी हैंडराइटिंग उस दौरान बहुत छोटी हो गई थी और फिर ज़िंदगी भर बहुत छोटी रही, तो बहुत ही बारीक लिखते थे। उसके वो टुकड़े बलोच कुछ कॉमरेड्स आते थे जब उनका क्वेटा में उनकी पेशी होती थी हर 3 महीने पे, कि भाग तो नहीं गया कहीं, तो उनको दिखाया जाता था कि नहीं सज्जाद ज़हीर मौजूद है। तो वो क्वेटा के कोर्ट में तो ये बलोच कॉमरेड्स आते थे और ये अब्बा के कपड़े वपड़े भी ले जाते थे धोने वोने के लिए, और ले आते थे कपड़े, दूसरे फल वल लेके आते थे और ये अब्बा उनको दे देते थे किताब का हिस्सा। हाँ, खामोशी के साथ जी। तो वो स्मगल होता था क्वेटा से लाहौर। मैं समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ, जैसे हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो कभी स्कूल के ज़माने में देखते थे, नकलची लोग होते थे, वो क्या करते थे, छोटे छोटे पुर्जे बनाते थे। और पुर्जे पे बहुत बारीक बारीक लिखते थे कि किसी लोगों को पूरा मजमून लिखना है एक छोटे से पुर्जे में। तो मुझे लगता है आपके वालिद साहब सज्जाद ज़हीर साहब जेल में यही कर रहे थे, यही टेक्निक अपना रहे थे। और फिर वो लाहौर से होता हुआ लखनऊ भेजा जाता था और लखनऊ में अम्मी को मिलता था और अम्मी उसको कलेक्ट करती रही। और यहाँ भी देखिए बड़े लोगों के साथ कितने दिलचस्प वाक़े होते हैं कि अम्मी के घर पे छापा पड़ा, पुलिस ने छापा डाला लखनऊ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। और ये 52 की बात है, 51 की बात है, जब अब्बा गिरफ्तार नहीं हुए थे लेकिन लापता थे, अंडरग्राउंड थे, तो कहीं इंडिया में आके तो नहीं छुप गए हैं इसलिए शायद, या किसी और वजह से। तो छापा पड़ा और छापे की खबर अमृतलाल नागर को मिली। अमृतलाल नागर फौरन दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ठीक है पूरे घर की तलाशी लीजिए। पहले पुलिस वाले अपनी तलाशी थे तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, उन्होंने कहा हाँ आप हमें पुलिस का भरोसा नहीं है, आप अंदर कोई बॉम्ब रख दें, पिस्तौल रख दें और फिर कहें ये यहाँ से बरामद हुआ है, तो आप पहले तलाशी लीजिए। तो पहले उन्होंने पुलिस वालों की तलाशी ली, फिर पूरे घर की तलाशी हुई और वो अम्मी के बेडरूम के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि औरतों का कमरा, औरत का कमरा आप नहीं देख सकते, औरत पुलिस को बुलाइए। अब कहाँ में होती थी उस ज़माने में? होती नहीं थी उस वक्त। उन्होंने कहा वो तो हम नहीं लेने देंगे। उसके बाद उन्होंने राय दी अम्मी को कि मैं जानता हूँ कि रोशनाई के हिस्से अंदर रखे हुए थे, इसकी फौरन 4 कॉपियाँ करवाइए। ये इस तरह से नहीं रखी रहनी चाहिए कि एक ही कॉपी है, वो कोई ले गया, कोई इस तरह से पकड़ ली गई, जब्त कर ली गई। तो अम्मी की स्टूडेंट्स ने, और मेरी एक स्टूडेंट से अभी मुलाकात हुई यहीं लंदन में, उन्होंने बैठ करके बेचारियों ने सबने उसको हाथ से लिखता, कॉपी करने का मतलब हाथ से लिखना, हाथ से लिखा, फोटो स्टेट तो हो नहीं रहा, होता नहीं था। तो उन्होंने 4 कॉपियां बनवाई और फिर आखिरी चैप्टर अब्बा ने आके उसका मुकम्मल किया और फिर वो छपी। क्या कहानियां हैं, क्या किस्से हैं नूर ज़हीर, घंटों ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक वादा है आज, और वो ये है कि आपके हवाले से, आपके काम के हवाले से हमारी बात हो नहीं पाई है पूरी, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है जब आप ऐसे ख़ानदान से आती हैं तो फिर क्या करें, उन लोगों का जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ास तौर पे। बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी जो बहनें हैं उनका भी इमेंस कंट्रीब्यूशन है। मैं तो ज़ाती तौर पे नादरा को जानता हूँ, नादरा ज़हीर, और नादरा आपा कहते हैं हम लोग उनको, और मुझे इस बात का भी बड़ा फ़ख्र है कि आप यहाँ आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे इस घर पे, और स्टूडियो भी है जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। नादरा आपा यहाँ पे कई बार आई हैं माशाल्लाह जी, और कई बार उन्होंने ये किस्से कुछ सुनाए हैं बहुत छोटे छोटे से, लेकिन ये कि अम्मी के हवाले से उन्होंने एक बार मजमून लिखा था, रज़िया सज्जाद ज़हीर, बहुत प्यारा सा मजमून था, हार्डली मेरे ख्याल मुश्किल से 5 मिनट का होगा, लेकिन आज भी मेरे जहन पे नक्श है, इस कदर खूबसूरत लिखा था उन्होंने वो अम्मी को याद करते हुए। तो इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें हैं इस पूरे ख़ानदान के हवाले से, और मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू बाग में आज आपके साथ ये जो गुफ्तगू है, जो उर्दू के सुतून हैं, जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, उन सब का
जिक्र पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम नाम आ गया, फ़िलहाल तो यही है। लेकिन आपके काम के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा मेरी मदद कीजिए डिजिटल दुनिया के लिए अपने वालिद साहब का और अपनी वालदा साहबा का जो काम है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं योगदान है, उसको कैसे तफसील से शामिल करें, तो इस पर ज़रा सोचिएगा। बिल्कुल, ज़रूर सोचेंगे और बात भी करेंगे, और मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि वो होना भी ज़रूरी है और जल्द अज जल्द होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूर आप करें, मुझसे जो भी जितनी भी मदद हो सके, कि मदद क्या, वो एक तरह से मेरा ही काम है, मुझे ही करना चाहिए, तो जो भी वो अदब की बड़ी खिदमत होगी, इसलिए कि बहुत ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, और ख़ासतौर पे आपसे सुनेंगे। भाई आप सज्जाद ज़हीर, रज़िया सज्जाद ज़हीर की बेटी हैं, सबसे छोटी बेटी हैं, आप बड़ी मोहब्बत और नाज़ो प्यार से पली बड़ी हैं, आपके कान बहुत बड़े हैं, इसमें चुगताई ने ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे किस्से कहाँ सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक दो मिनट थोड़ा सा ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आप लंदन में इसलिए भी हैं, अब यूँ तो आपकी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजरी है, दिल्ली में, बम्बई में, कि आपने यहाँ शादी की जी, और ये आपने शादी की जब कोविड की बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही थी, वबा, हाँ, और लंदन भी उससे अछूता नहीं था। ये है सन 2020 जी, तब आपने शादी की। शादी किससे की? क्या मैं थोड़ा सा ऐसे बचकाने सवाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं ए से लेके जेड सब जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ही से सुने। जी, एक बार मेरी पहले शादी हो चुकी है अमिताभ दास गुप्ता से, जिनका 2007 में इंतकाल हुआ। यहाँ लंदन में यावर अब्बास साहब, सैयद यावर अब्बास, क्योंकि मैं लेफ्टिस्ट होने के नाते नहीं मानती सैयद और इसको, तो उनसे मेरी शादी हुई 2020 जो आप कह रहे हैं उसमें। वो बहुत दिलचस्प किस्सा है, आप तो उसको थोड़ा सा हल्का करके सुना रही हैं। देखिए, पहली बात है कि हम यावर अब्बास साहब, हमको यावर भाई भी कहते हैं, और मुझे तो इस बात का फ़ख्र है कि जब मैं BBC में आया हूँ हिंदी सर्विस में, फिर मैंने उर्दू सर्विस में भी काम किया, तो यावर अब्बास साहब हमारे आसपास होते थे, बिल्कुल बरगद के दरख्त की तरह से, हमेशा गाइड करते हुए, और हमेशा एक से एक बड़ी शख्सियत को लेके आते थे। मुझे याद है प्रोफेसर मुनीबुर रहमान साहब, एक बहुत गज़ब के उर्दू में उनका काम है, शायरी के हवाले से भी और ड्रामे का, उनको लेके आए, मैंने उनको इंटरव्यू किया। कुर्रतुल हैदर, तो वो जब भी आती थी यावर अब्बास को ढूंढती घूमती फिरती। खैर एनीवे, तो यावर अब्बास तो लेजेंडरी हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, पूरी दुनिया जानती है BBC के हवाले से। उनसे आपकी शादी हुई 2020 में जी, लेकिन कोविड में यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला था। हाँ, तो कैसे हुई? उसी की वजह से थोड़ा जल्दी हो गई, मतलब हम लोग दोनों थोड़ा सा नर्वस हो गए कि ये लॉकडाउन बस अब लगा ही लगा। यूरोप में लग चुका था, UK थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था कि लगाएं कि ना लगाएं, लेकिन बहरहाल ये लग रहा था कि हो जाएगा। मैं यहाँ जनवरी में आ गई थी इसी इरादे से कि शादी करेंगे, और शादी हम लोगों ने मई के लिए प्लान की थी, और मेरे 3 बच्चे हैं, वो लोग आने वाले थे शादी में शरीक होने के लिए। और एक तरह से ये कि जिसको भी खबर मिल रही थी वो लोग मेरी बड़ी बेटी पंखुड़ी जो है उसको मुबारकबाद दे रहे थे, और वो बहुत खुशी से उसको कबूल कर रही थी कि हाँ। तो हिंदुस्तान में हुआ ये था कि मेरे लिए पॉलिटिकली हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि जुलूस से उठा लिया। अच्छा। हाँ, ये लगा कि ठीक है जेल में डाल देंगे। वो एक बार लेकर के चले गए और कोई 30 किलोमीटर दूर दिल्ली से, और हमें उतार दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने सोचा कि ठीक है उतार दिया है तो हम बुला लेते हैं किसी को अपने जानने वाले को कि हमें ले जाएं यहाँ से 30 किलोमीटर। हम कैसे जाएंगे, रात के कोई 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो वो अपनी वैन लेके थोड़ा थोड़ा आगे चले हम लोगों से, हम लोग जिस तरह से पाए, और किसी कार को किसी इसको रुकने ना दें। फिर ये हुआ कि उन्होंने हमारे फ़ोन जब्त करने शुरू किए। हर जुलूस में जब भी हम लोगों को गिरफ्तार करें, जी मेरे ख्याल से आप बात कर रही हैं 2019 की, जिसमें ये जो पूरे एक एजिटेशन चला और दिल्ली में फसाद भी हुए और शाहीन बाग की तहरीक चली। शाहीन बाग, मैं शाहीन बाग में बहुत इन्वॉल्व थी, और मेरी ताज़ा किताब जो है वो शाहीन बाग के चारों तरफ ही लिखी गई है।
तो और मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, बहुत चली जाती थी वहाँ जस्ट बैठने और जानने। तो आपके लिए हालात वहाँ मुश्किल होते चले जा रहे थे? मुश्किल हो रहे थे बहुत, और बेटी को तंग करना शुरू कर दिया था, पंखुड़ी को, छोटी वाली को। और जब हम ये करें मुश्किल होते जा रहे थे, तंग करना शुरू कर दिया, देखिए हम तो खुल के बात करते हैं जी, मेरे लिए कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का भी क्रिटिसिज्म आता है तो आता है, तो आप फिर आज़ादी किस बात की है कुछ कहने की। तो हम ये बात कर रहे हैं, आपको जो हिंदुस्तान में इस वक्त हुकूमत है उसकी तरफ से किसी न किसी पुलिस के लेवल पे? जी हाँ, हुआ ये था कि 2017 में मुझे कनाडा बुलाया गया और एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हुई लेफ्टिस्ट की तरफ से, इंडिया अंडर मोदी। तो कोई 16 लेक्चर्स मैंने अलग अलग शहरों में दिए। तो उसमें एक तो ये था कि बहुत सारा डेटा था जो ये था कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, और दूसरे ये था कि मेरा जोर इस पे था, हिंदू मुस्लिम उस पे नहीं, बल्कि ये कि किस तरह से हिंदुस्तान की इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ की दोस्तियों को ख़त्म कर रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की का जो बाहर के मुल्कों में जो इज़्ज़त है वो किस तरह से ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो हमारा मुल्क जो है वो पूरी तरह से महफूज नहीं है जब तक ये सरकार है। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद वो सारे लेक्चर्स जो थे वो रिकॉर्ड हुए और वो बार बार फिर चलते रहे अलग अलग चैनल्स पे। उसके बाद से सख्तियाँ बहुत शुरू हो गई और गिरफ्तारियाँ, हैरेसमेंट शुरू हो गया और ये कि घर की तलाशी करेंगे, बीफ तो आप नहीं रखती वगैरह। अच्छा। तो उसमें मतलब पड़ोसी आकर के मुझे डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं किस तरह की हरकत है ये, बिल्कुल तलाशी नहीं होगी। लेकिन ये अच्छा, वो पुलिस भी नहीं है, वो कुछ विजिलेंटे, हाँ विजिलेंटे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे मेरी सुबह की वॉक वगैरह में मुलाकातें होती हैं। लेकिन वो इस वक्त जो हैं वो बहुत ये हो गए हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपने नाम क्यों नहीं अपना बदला, आपका नाम क्यों नूर है अभी तक, आपने तो एक हिंदू से शादी की है वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो वो हो रहा था। तो ये सारा ये पस मंज़र है, वो बैकड्रॉप है जिसमें आप कि यावर साहब से यहाँ फ़ोन पे बात चल रही थी, कोर्टशिप मुझे लगता है फ़ोन पे हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा बिला वजह इसमें मदाखलत कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने खुद सुना है ये किस्सा यावर साहब से भी और आपकी मौजूदगी में, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यावर साहब ने ही अभी 1 महीने पहले एक महफिल थी जिसमें मैं और आप और यावर साहब भी मौजूद थे, तो बता रहे थे कि फ़ोन पे और आप वहाँ पुलिस के किसी हंगामे में घिरी हुई हैं, पुलिस आपके पीछे है, आप भाग रहे हैं, एक्टिविस्ट लोगों के साथ में हैं और इधर यावर साहब बेचारे परेशान हैं। तो मतलब कोर्टशिप एक तरह से चल रही थी फ़ोन पे। जी बिल्कुल। और फिर तब वो JNU का हंगामा शुरू हो गया। बेटा मेरा JNU से PhD कर रहा था, तो JNU जाने लगे बहुत सारे, जो वो ये गेट बंद कर दिए, मुनीरका से गुंडे आ गए, हम ये हमारी ज़मीन है, हमारे ज़मीन पे देश विद्रोही हो रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। वहाँ खड़े हुए लाइट्स बंद कर दी पूरी JNU की। तो एक अजीब तरह का माहौल था। 2010 में मेरी यावर से मुलाकात हो चुकी थी और ये एक कहानी शाम अफसाना था, उसमें 5 लोगों ने, हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी और यावर उसकी सदारत कर रहे थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ये ऑर्गेनाइज किया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्योंकि ये पास आउट हैं, यावर तो इनकी बड़ी जाहिर आवभगत हो रही थी और ये, तो हम भी बहुत खुश हुए कि इतना नामी एक आदमी सदारत करेगा, हम अफसाना पढ़ेंगे। तो और पढ़ने के बाद जो इन्होंने अपना सदारती खुतबा दिया उसमें इन्होंने सिर्फ मेरी कहानी की बात की और 5 कहानियों में से इन्होंने कहा कि इनके अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं कि इट इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। वाह। सो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छी तारीफ हो गई नूर तुम्हारी। तो उसके बाद ईमेल वगैरह पे बातचीत होती रही, कभी इनका कोई आ जाता कि मैं आ रहा हूँ तो छोटी सी मुलाकात होती, हम मिल रहे थे, दोस्ती थी। फिर 19 में मैं यहाँ आई, जो फैज़ मेला हुआ उसमें इन्होंने इंतज़ाम किया मेरे ठहरने का। 2019 में फैज़ मेला होता है, तो वहाँ पे फिर एक बार मुलाकात आमने सामने हो जाती है। फिर होती है, फिर ये कहते हैं तुम क्या कर रही हो, ये वो। ही डजंट हैव एनी आइडिया ऑफ माई पॉलिटिकल वर्क, मतलब एक्टिविज्म ये वाकिफ नहीं है, ये तो हमें अफसाना निगारी समझते हैं और ये सोचते हैं कि जॉब करती होगी। और ये भी तो जानते हैं कि बन्ने भाई की बेटी है। हाँ, और जाहिर है कि बन्ने भाई की बेटी है, इसीलिए ये इंतज़ाम करते हैं मेरे ठहरने का। कि तो उसमें फिर ये मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत
कि ये हो रहा है। अच्छा, उस वक्त कश्मीर हो चुका है। हाँ। कश्मीर में हम लोगों को रूपोशी की हालत में भेजा गया क्योंकि कोई कॉमरेड जा नहीं पा रहा था। उस पे मैंने तकरीर की, तो जब मैं वापस गई तो वो भी एक मुद्दा बना कि आप कश्मीर पे बोल रही हैं इस तरह से, लंदन में जा कर के आप देश की छवि ख़राब कर रही हैं। तो उसमें जो फिर चीज़ें होनी शुरू हुई, उसमें यावर ने कहा कि तुम आ जाओ यहाँ और ऐसा कुछ सूरत निकालते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आते हैं और बातचीत करते हैं। फिर पंखुड़ी से बात हुई, पंखुड़ी ने कहा कि ठीक है, ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड नाइस मैन। और लड़के के बारे में छानबीन क्या करनी दुनिया जानती है कि कौन है यावर अब्बास, जी, क्या चाल चलन है, कौन है, क्या रहते हैं, कहाँ रहते हैं, खैर बहरहाल। हाँ। तो आप आ जाती हैं यहाँ पे। जी, मेरे लिए सच बताऊं आपसे, एक जो बहुत बड़ी लालच थी वो ये कि मैं उर्दू से फिर से नज़दीक हो जाऊंगी, जो एक दूरी बन गई थी क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ मेरी उर्दू में छप नहीं रही थी या वापस आ जा रही थी। वो भी एक बात है जिस पे बात होनी चाहिए कि क्यों ऐसा उर्दू का माहौल हो गया। लेकिन खैर, तो हिंदी से ज़्यादा क़ुर्बत हो गई थी, जो कि मुझे पसंद है। मतलब मैं नहीं चाहती कि दूरी बने, लेकिन उर्दू से दूरी हो गई थी। जो तो यावर साहब से एक बार सिलसिला जब बनता है तो जाहिर सी बात है आप उर्दू दा के नज़दीक पहुंचती हैं। हाँ, यावर साहब तो बहुत उम्दा शायरी भी करते हैं, तो उर्दू में गज़ब के ब्रॉडकास्टर हैं। और मैंने देखा कि उनका जो शेर पढ़ने का अंदाज़ है या उर्दू की अदायगी है, मैं एज ए ब्रॉडकास्टर अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसलिए कि हम दोनों कोलीग्स हैं, यावर अब्बास और मैं, और साथ में एक दूसरे को हमने रिकॉर्ड किया। मैंने उनको बहुत रिकॉर्ड किया स्टूडियो में बैठ के। जब वो शायरी सुनाते हैं, मीर अनीस इन सब की चीज़ें सुनाते हैं, मर्सिया सुनाते हैं, उफ, समा ऐसा बनता है, आपको लगता है कि ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं किसी को। बिल्कुल। तो ये हैं यावर अब्बास साहब, है ना। तो जाहिर सी बात है उनके नज़दीक हैं। और वो शादी का ज़रा सा किस्सा ख़त्म कर दिए कि वो जब शादी की तारीख तय हुई थी मई सन 2020 में, लेकिन लॉकडाउन लगने वाला था। हाँ। तो आप लोगों ने लॉकडाउन से पहले ही शादी कर ली? हाँ, हम लोगों ने, मतलब 17 मार्च को हमारी शादी हुई, 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया। तो हम लोगों का अंदाज़ा सही नहीं, बेसिकली यावर का अंदाज़ा सही निकला कि लॉकडाउन लगेगा तो ज़रूर। हाँ। तो जब तक चीज़ें खुली हुई हैं हम लोग शादी कर लेते हैं, और फिर बच्चे मई में आए तो आए, हम लोग पार्टी वार्टी तब बहका तो नहीं थी आपको बेला फुसला के कि देखो ये होगा हम लोग जल्दी कर लेते हैं? मुझे सचमुच लगता रहा कि इतने जल्दी क्यों कर रहे हैं, भला ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि लॉकडाउन इतना इस तरह का होगा। और मैं समझता हूँ कि उम्दा साथ रहा दोनों लोग। हाँ, हम लोग साथ रहे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। ये जब शादी हुई आपकी तो उसके बाद इसकी पब्लिसिटी भी बहुत हुई अचानक, मतलब पब्लिसिटी इस मामले में कि इधर जैसे ही मैं उस वक्त दिल्ली में था जी, और दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप के साथ में कहीं कंसल्टेंसी वगैरह कर रहा था, उनका डिजिटल रेडियो लॉन्च होने वाला था, मैं उसका एक हिस्सा था। तब ये खबर मैंने फेसबुक पे हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने लगाई। अरे मैंने कहा भाई वाह वाह वाह। हाँ, तब मुझे ये पता लगी थी। फिर बहरहाल मैं आ गया था, फिर तो मैं शामिल हो गया था आपके साथ में और भी चीज़ों में। तो अखबारों में भी खूब खबर छपी जी, और आमतौर पे एक ही एंगल निकाला गया और उसमें ये था कि यावर साहब 100 साल मुकम्मल कर चुके थे माशाल्लाह। तब करने वाले थे जी, नहीं वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कर चुके थे। सही क्योंकि यावर साहब उसको भी बड़ी अहमियत देते हैं ना, हिजरी के हिसाब से वो 100 साल के हो चुके थे। तो लोग अक्सर उम्र के हवाले से बात ये करते थे। मैंने देखा खबरों में यही ज़्यादातर टाइम्स ऑफ इंडिया में इसमें कई खबरें ऐसी थी कि देखिए 100 साल के हैं और शादी कर रहे हैं जी। ये सवाल आपके जहन में भी कभी आया क्या कि लोग ऐसा कहेंगे या सोचेंगे? ये तो ज़रूर आया कि लोग ऐसा कहेंगे। मेरी बहनों ने ही कहा, जिनसे मैंने बात की यहाँ आने से पहले। नसीम ने भी कहा कि ये तुमने नहीं सोचा, नादरा ने भी कहा, लेकिन नजमा बाजी तो बाकायदा नाराज़ी हो गई। लेकिन ये कि मुझे कभी बातचीत करने में ये एहसास कभी नहीं हुआ कि मैं एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी से बात कर रही हूँ। हमेशा उनका रवैया प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद और बहुत जोश से भरा हुआ रहता था। मतलब ज़िंदगी के बारे में बहुत जिंदा दिली और खुश एक रहने की ख्वाहिश और पॉजिटिव चीज़ें देखने की ख्वाहिश। और दूसरे जो मुझे लगा कि इनका ख़ुद भी इन्होंने मुझे वादा किया कि यहाँ पे अगर तुम एक्टिविज़म के लिहाज से कुछ करती हो
खूब। तो मैं नहीं रोकूंगा, बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा कि तुम गलत कह रही हो, जिसकी वजह से मैं फिलिस्तीन के हर मार्च में जाती हूँ, 7 को भी जाने वाली हूँ। नहीं, आप उसमें शामिल होती हैं, मैंने देखा एज एन एक्टिविस्ट आप हर जगह शामिल हैं। और यहाँ दिल्ली से जब से आप लंदन में आई हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ की जो हमारी जो महफिलें हैं लिटरेरी और कल्चरल, भाई मैं तो लंदन वाला हूँ एक लंबे अरसे से, वो बहुत दिलचस्प हो गई हैं, बहुत खूबसूरत हो गई हैं, और बहुत तख्लीकी सलाहियतें जो भी आपकी हैं उन सब से हम लोग यहाँ लंदन में एक बड़ी तादाद में लोग फैज़याब हो रहे हैं। और अभी आपने यावर साहब का जिक्र किया कि वो महसूस नहीं होने देते कि बुज़ुर्ग है। मैं आपको बताऊं, मैंने उनके साथ में जैसे काम किया, आज तक मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि यावर साहब इतने बड़े आदमी, बुजुर्ग, मतलब बहुत बार तो हम ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे हम उम्र कोलीग्स हैं। आपने कई बार देखा होगा, अरे यावर साहब क्या बात कर रहे हैं, हाँ, बैठिए इधर में, ये वो ऐसी, इसलिए कि वो एक अरसे काम किया, उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उम्र का फासला है। तो आमतौर पे क्या होता है ना, कुछ लोग खुद ही बुजुर्ग बन जाते हैं, हाँ, बुजुर्गी ओढ़ लेते हैं। हाँ, और यावर साहब माशाल्लाह, सोचिए अभी पिछले बार जब आप हमारे यहाँ घर पे आए हैं दोनों लोग, यावर अब्बास साहब और आप नूर ज़हीर, तो यावर साहब गाड़ी चला के आए। हाँ, ये मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन आप ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकती हैं कि ये कहीं उम्र जो है, ये जहनी उम्र और एक जो फिजिकल एज होती है, इसमें ना मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, दोनों में कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा फासला होता है। हाँ। आपका क्या ख्याल है इस पर? नहीं, मुझे ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादातर जहनी उम्र की तरफ गौर भी नहीं करते और उसको कम रखने की कोशिश भी नहीं करते। तो यावर ने, मैं समझती हूँ, क्योंकि इतना पढ़ते रहते हैं, अखबार से लेके दूसरी चीज़ें, हर चीज़ वो जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कोशिश करके अपनी जहनी उम्र जो है, वो अपनी जो एक्चुअल जो उम्र है उसको जहनी उम्र पे हावी नहीं होने दिया। और कुछ ये भी है कि शायद उनका डीएनए इस तरह का है वो तो है, कि उसने उनको जवान रखा है। जी बिल्कुल। तो नूर ज़हीर, बहुत बातें हुई हैं, वक्त भी खासा हमने निकाला है, तकरीबन 1.5 घंटे का ये इंटरव्यू है। हाँ। और भी बातें कभी होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मज़ा आया बातें करके। थैंक यू। शुक्रिया। कहानी का नावल निगार, शहरी सियासत और थिएटर की दुनिया में एक्टिविस्ट नूर ज़हीर के साथ ये लंबी गुफ्तगू लंदन में 31 अगस्त सन 2024 को रिकॉर्ड की गई थी। नूर ज़हीर ने अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में कई किताबें लिखी हैं। उनमें कुछ काबिल ज़िक्र नाम इस तरह हैं: मेरे हिस्से की रोशनाई, स्याही की एक बूंद, रेत पर खून, खामोश पहाड़, सुलगते जंगल, ये उनकी कहानियों का मजमूआ है। बड़ उरैये, माई गॉड इज़ अ वुमन, ये एक नावल है। सुर्ख कारवां के हमसफ़र, एट होम इन एनिमी लैंड, ये ट्रैवलॉग है। पत्थर के सैनिक, ये एक ड्रामे का नाम है। द डांसिंग लामा, ये बुद्धिस्ट आर्ट पर एक रिसर्च का काम है। उत्तर पश्चिमी हिमालय में बौद्ध, आदिवासी और मौखिक परंपरा, ये भी रिसर्च है। डिनाइड बाय अल्लाह, ये एक बहस है। आज के नाम, ये किताब हमें फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी के बहुत से हिस्सों से तारुफ कराती है। सिने इंक पर हमारी उर्दू बाग सीरीज़ के और भी बहुत सारे एपिसोड्स मौजूद हैं, जिन्हें आप यूट्यूब, एप्पल और स्पॉटिफाई पर समाअत फरमा सकते हैं। तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट चेक कीजिए, cineink.com, cineink.com। और हाँ, अगर आप इस एपिसोड के हवाले से कोई तबसरा करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल नोट कीजिए, post@cineink.com। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।